अब देखो, मैं तुम लोग को पहले मुझे बताओ, दोनों हो ना यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग क्लास सुनते सुनते कहीं बैठ करके कुछ खा पी रहे हो या कहीं घूम रहे हो। मतलब गर्मियों में घूमो, खूब मजे करो, पर क्लास सीरियसली करना। क्लास में इधर उधर भागना नहीं है, ना इधर जाना है उधर जाना है ना। ठीक है। लैपटॉप खुला रहना चाहिए, कॉपी खुली रहनी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कह रखा था। अब क्योंकि हम समर्स के टाइम पे इन क्लासेस को कर रहे हैं, और समर्स में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक। जो आपको ध्यान देना जरूरी है, और जो गलतियां मैंने करी या जो गलतियां लोग करते हैं, वो मैं नहीं चाहूंगी कि आप मिस आउट करो। जैसे जब कोविड का टाइम आया था, तो बहुत सारे बच्चों के लिए कोविड एक उनका वो था, पीक टाइम था, जहाँ पे उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ करी, बहुत नई नई चीजें सीखी। तो उसका जो रिजल्ट था वो उनको कोविड के बाद आकर के मिल रहा था, जहाँ पे वो और अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को अच्छा बेहतर बना पा रहे थे, अर्निंग कर पा रहे थे। बट अर्निंग से यहाँ मतलब मेरा ये नहीं है कि तुम लोग को पैसा कमाना है, पर कहने का मतलब कि जब वो क्रूशियल टाइम आया था तो बहुत बच्चों ने मेहनत करी। हम में से बहुत बच्चों ने उस चीज को नहीं ध्यान दिया, उस पे एकदम फोकस नहीं करा। तो यहाँ पे अब हम एकदम एकाग्रित होकर के अच्छे से समर का प्रयोग करेंगे। समर में हमें कौन कौन सी ऐसी चीजें करनी है जो हमें आगे जा करके सेकेंड ईयर में, आगे फ्यूचर में हमारे बहुत बहुत बेनिफिट करे। क्योंकि यही जो समर्स होता है, इसी में कुछ बच्चे जिनकी 6.5 CPI होती है, जैसे 5 होती है, वो अपने आप को लेवल अप करते हैं और वो 8 तक पहुंच पाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में ही उनकी इंटर्नशिप लगनी शुरू हो जाती है। ठीक। तो हमें ऐसे बनना है कि, मुझे पता था कोई ना कोई आएगा जरूर, हमें ऐसे बनना है, कोई भी हमें आगे ना, हमसे कोई आगे ना जाने पाए। लोगों का आगे जाना हमसे बेहतर होता है। बट जब हम, हमारे अंदर वो पोटेंशियल है कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम उन लोगों से भी आगे बढ़ सकते हैं, जो लोग, जिनसे हमें लगता था कि अरे ये तो मेरे रोल मॉडल है, तो हम क्यों ना बने। तो अब मैं कुछ कुछ चीजें बताऊंगी जिन पे आप लोगों को पूरी तरीके से बहुत ध्यान से फोकस करना है, और एकदम भी इसका काम मतलब इसको ना पीछे नहीं छोड़ के आगे बढ़ना। आपको अपनी लाइफ को पीछे छोड़ के आगे नहीं बढ़ना। अब देखो, पहले मैं पेन चेक कर लूं। हाँ, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। ये है तुम्हारा समर्स का। ठीक है। ये सब ज्ञान कोई जाके देता नहीं है, पर मैं दूंगी, क्योंकि मैं तुम लोग की बड़ी बहन हूँ, और ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं ये करूँ। समर्स 2026। ठीक। अब इन समर्स में बहुत वैरायटी के बच्चे होते हैं। फर्स्ट ईयर के बच्चे, सेकेंड ईयर के बच्चे, से मैं हूँ जो अभी इनरोल, आप जिस अभी जिसमें हुए हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो फर्स्ट ईयर के हो आप, थे आप, मैं सेकेंड ईयर में थी। और कुछ बच्चे होते हैं जो थर्ड ईयर में होते हैं, फोर्थ ईयर में होते हैं। हम अभी कौन से कैटेगरी में लाई करते हैं, हम लाई करते हैं फर्स्ट ईयर वाली कैटेगरी में। अब यहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि ये सोच के समझ में आते हैं, समझ में सोच के आते हैं। जब वो आते हैं तो उनके दिमाग में क्या होता है कि मैं पूरा डीएसए खत्म कर दूंगी या कर दूंगा, मैं इतनी अच्छी डेवलपमेंट सीखूंगा या सीखूंगी, इतना अच्छा कोर्स खरीद करके कि मुझसे अच्छी वो डेवलपमेंट कोई नहीं कर पाएगा, मैं अपने क्लास में सबसे अच्छी बन जाऊंगी, मेरे पास काफी कैपेबिलिटीज होंगी। ठीक। नई नई स्किल्स को एक्वायर करेंगे, नए नए स्किल्स को आप एक्वायर करोगे। ये एक बहुत चाह होती है फर्स्ट ईयर के बच्चों में। फिर साथ ही साथ बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट करूंगा। फिर बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं रोज कॉन्टेस्ट दूंगा, मैं एकदम तेज बन जाऊंगा। ठीक है, कॉन्टेस्ट, गलत स्पेलिंग है, पता है मुझे, कोई बात नहीं। ठीक, मेरे कहने का मतलब क्या है, ये इंसान एक होता है, पर इसकी जो चाह होती है, जो उम्मीदें होती है खुद से, वो अनेक होती हैं। और इन्हीं अनेक उम्मीदों को पालने की वजह से उसमें से वो एक पे भी खरा नहीं उतरता।
यही सेम गलती मेरे ही कुछ फ्रेंड्स ने करी थी, जहाँ पे फर्स्ट ईयर में वो बहुत अच्छे थे पढ़ने में, बट उन्होंने समर्स में इतनी सारी चीजों का उम्मीद पाल रखा था कि उन्होंने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं हुआ उनसे। और एक चीज जो हर बच्चा भूल जाता है कि उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, वो है उसकी हेल्थ। ठीक। आप ये ज्ञान ये लोग नहीं बता पाते, बट अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या आप सेकेंड ईयर में हो या आप किसी भी ईयर में हो, आपके पास ये बहुत अच्छा टाइम है खुद की हेल्थ पे फोकस करना। तो आपको एक ऐसा आपके दिमाग में कैसा प्लान होना चाहिए, ये मैं आपको बताती हूँ। सिंपल कि आपको सुबह उठने की आदत डालनी चाहिए। बीइंग अ बीटेक स्टूडेंट, बीइंग इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज, और खास करके हॉस्टलर्स के लिए, जो कि मैं भी हूँ यहाँ पे, दीपांशी भी है, विष्णु भी है, सुबह उठना एक अचीवमेंट है। इम्पॉसिबल काम है। सुबह उठना तो हो ही नहीं सकता, ये क्या होता है। बट सुबह उठ करके अगर आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करते हो, आपकी जो आपका जो ब्रेन है वो बहुत हील होता है, और आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो काफी बढ़ जाती है। तो सुबह उठना लगभग लगभग 5 बजे, ये इनिशियली कठिन होगा, बट आप घर पर हो। जब आप हॉस्टल में होते आपके लिए बहुत टफ होता, बट अब आप घर पे हो। सुबह, एक सेकेंड, मेरा नाटक गई थी शायद। चलो, तो सुबह उठना मैं बता रही थी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सुबह उठोगे, आदत डालो, ये एक मस्त चीज है। देखो, कुछ छोटी छोटी ना चीजों को समझो। अगर मम्मी पापा कहते हैं कि सुबह उठा करो बेटा, तो इट इज इम्पोर्टेंट, कुछ साइंटिफिक रीजंस है उसके। सुबह उठना, 5 से लगभग 6 बजे उठना शुरू करो। और जल्दी सुबह, रात में जल्दी सोना। ठीक है, आपको आपका जो स्लीपिंग टाइम है, इसको आपको फिक्स रखना है। अगर आप 11 बजे सोते हो, तो 11 बजे अगर आपने सोचा है तो समेट करके सारा काम सो जाओ। और घर पे हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। और अगर किसी की घर पे डिस्टरबेंस होती भी है, कोई बात नहीं, होने दो, आप सोते रहो, मम्मी पापा को समझाओ, मम्मी पापा समझ जाते हैं। तो सुबह उठना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं बताती हूँ मेरे मन में ये बातें क्यों आई, ये मैं क्यों आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हो, और मैं नहीं चाहती कि जो मेरे से पढ़ रहा हो या जो मेरे साथ हो, मेरे टच में हो, उसको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम हो। सुबह जल्दी उठना, रात से टाइम पे सोना, ये एक ऐसी हैबिट है जो काफी अंडर एस्टिमेटेड है, बट इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। मैजिकल इफेक्ट्स होते हैं इसके। आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेल्थ पे फोकस करना इज नॉट जस्ट एक्सरसाइज करो, ये वो करो, वो तो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर सबसे पहला स्टेप होता है सुबह उठो और रात में आराम से टाइम पे सो। मैं अभी एक किताब पढ़ रही थी और उससे मुझे बहुत चीजें समझ में आई, इस वजह से मैंने ये चीज सोच ली है कि मैं अब यही करूंगी। कर भी रही हूँ जब से आई हूँ। अब ये तो हो गया आपका पहला चीज जो मैं आपको बताना चाहती थी, हेल्थ पे फोकस करने का पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि खूब सारा अच्छा अच्छा खाना खाओ। आपको जितना अच्छा खाना खाना है, चाट हो गया, कुछ हो गया, मतलब जितने लजीज खाने हो सकते हैं वो सारे लजीज खाने खाओ। कोई भी कटौती मत करो खाने में। तुम्हें जो खाना है तुम वो खाओ, पर जब तुम खाओ तो तुम उतना ही खाओ जितना तुम्हें जरूरत हो। ये नहीं होता है कि हमें भूख लगती है तो हम ओवर खाते हैं। क्यों? हमें उतना ही खाना चाहिए। देखो, जब तुमने एक बार खा लिया, अब तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मेरा पेट तो भरा नहीं, मैं और ले लेता हूँ, उसी टाइम पे तुम्हें रुकना है। तुम्हारा पेट भर चुका है, बस तुम्हारा मन नहीं भरा है। तो तुम खाओ, हर चीज का स्वाद लो,
पर उतना खाओ जितना तुम्हारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर तुम अपने आप को खाने में और खिलाओगे तो तुम्हारी जो बॉडी है ना, वो उसकी नेसेसिटी कंप्लीट हो चुकी है, बट तुम उसको ओवर दे रहे हो। तो उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी उस खाने को बचाने के लिए। अब वो जब खाना डाइजेस्ट होगा ना, तुम्हारी जो एनर्जी लॉस होगी उससे तुम्हारा जो फोकस लेवल है वो गिरता जाएगा। तुम्हें फोकस करने में प्रॉब्लम होगी। तो तुम्हें उतना खाना चाहिए जितना तुम्हें तुम्हारी बॉडी को नेसेसिटी हो, ओवर नहीं करना। ये होगी दो हेल्थ टिप्स। अब एक्सरसाइज करना वो आप पे डिपेंड करता है, आपको करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये करना चाहिए, बिकॉज ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं ये ब्रेन को और ब्रेन की जो मसल्स होती है उनको और स्मूथ करने के लिए होती हैं, और अच्छे से फंक्शनैलिटी उसके बढ़ाने के लिए होती है, अपनी कैपेसिटी को निचोड़ने के लिए होती है दिमाग की। नींबू होता है तो नींबू को तुम तब तक निचोड़ते हो, तब तक निचोड़ते हो जब तक उसका सारा रस ना निकल जाए, और निचोड़ते निचोड़ते उसका बीज भी निकल आता है। तो तुम्हें अपने दिमाग की जितनी कैपेसिटी है, पूरे एक दिन की जो कैपेसिटी होती है, जैसे डेटा पैक होता है हमारे 2 GB एक दिन का, तुम्हें उतना पूरा निचोड़ लेना है, एक भी छोड़ना नहीं है। तो इसको यूटिलाइज करने का बेस्ट वे क्या है? टाइम से सोना उठना, एंड अपनी हेल्थ पे एफिशिएंट तरीके से ध्यान देना, खाने पे कंट्रोल रखना। खाने पे कंट्रोल रखना, वैरायटी पे कंट्रोल रखना नहीं, खाने पे कंट्रोल रखना। और साथ ही साथ किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको अपनी, ये जो समझ है, अगर आपने इन 2 महीनों में अपने ऊपर इस चीज पे काम कर लिया, सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली होते हुए दिखाई देंगी। अपने आप सब कुछ एक तरह से ढलता रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं कि हमें, दीदी, पढ़ने पे किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, हम ऐसा क्या क्या करें इन समर्स में कि हमें एकदम बेस्ट बेनिफिट हमें मिले। ठीक, मैं अभी एक सेशन ऑर्गेनाइज करवाऊंगी। हमारे ही कॉलेज के एक सीनियर डेटा साइंस के टीचर हैं, फैकल्टी हैं, तो मैंने उनसे बात की है। तो मैं कोशिश करूंगी कि वो हमें आकर के आप लोग को थोड़ा नॉलेज दें डेटा साइंस के बारे में, या आगे जाके एआई वगैरह का कैसा रहने वाला है, ताकि आपको सेकेंड ईयर में आने से पहले बहुत सारी चीजों का नॉलेज मिल सके। ठीक, काफी अच्छे, मतलब वन ऑफ दी बेस्ट फैकल्टीज ऑफ जीएलए यूनिवर्सिटी मैं कहूंगी। ठीक, अब यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। मेरी जो ट्रैक रही है वो रही है डेटा साइंस एंड एआई। ठीक है, पहले तो आप सब मुझे अपनी अपनी ट्रैक बता दो एक बार। सब अपनी ट्रैक बताना एक बार। किसने किसने क्या क्या ट्रैक ट्रैक भरने का तो आया ही होगा आप लोग को। तो सबकी ट्रैक क्या क्या रही है? अच्छा, सर का नाम गोविंद सर है, उनका नाम पूरा याद नहीं आ रहा है यार, पता। क्लाउड कंप्यूटिंग, अच्छा। दीपांशी ने फुल स्टैक ली है। और ख्याति? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू ब्रांच, अच्छा नहीं, हाँ नहीं घुसा दी, न्यू ब्रांच घुसा दी इन लोगों ने, अरे भाई साहब। तो तुम लोगों ने विष्णु, तुमने क्लाउड लिया है, ठीक है, तो तुम्हें क्लाउड के बारे में इंटरेस्ट है, या तुम लोगों ने चूज कैसे करा, स्टैक अपने चूज कैसे करा? कोई तो दिमाग में विजन होगा या आइडिया लगा होगा किसी का। वही तो मुझे भी लग रहा है। ख्याति ने फुल स्टैक लिया है। सही है, अच्छा हुआ पहले मैंने ट्रैक पूछ लिया, नहीं तो फिर मैं जो बोलती वो तो तुम लोग को एक ही तरफ डाइवर्ट कर देता। चलो फिर, अब मैं बताती हूँ जो मुझे बताना था। ठीक, देखो, मेरी जो ट्रैक मैंने दी थी वो थी डेटा साइंस एंड एआई। ठीक, अब अभी के टाइम पे
ये एक जो फील्ड है अलोंग विद मेजोरिटी ऑफ द फील्ड्स, मैं कहूँ अगर क्लाउड भी हो गया और ब्लॉकचेन वगैरह हो गया या रोबोटिक्स हो गया, तो ये जितनी भी फील्ड्स हैं इन सब में एक ऐसी चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि अगर इस पूरे आपके, अगर आप एक बीटेक के स्टूडेंट हो और आपको एआई का इफिशिएंटली यूज करना नहीं आता, तब आप एक बीटेक के अच्छे स्टूडेंट हो ही नहीं, आपने टाइम पास करा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेसिकली आर्टिफिशियल ब्रेन, एक तरह का ऐसा इंटेलिजेंस जैसे हमारा दिमाग क्या होता है, इट इज ऑल्सो होल्डिंग सम इंटेलिजेंस। चीजों को आंकने का एक तरीका है, हमारे दिमाग में हर एक अल्गोरिदम लिखी हुई है पहले से भगवान के द्वारा कि ऐसे ऐसी चीजों को कैसे करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हम ह्यूमंस ने डेवलप करी है इंटेलिजेंस, ठीक है। ये आजकल के टाइम पे एक बूम है, बूम हर एक फील्ड में, ठीक। हर एक फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी जगह ऐसे घुस घुस के बना लेता है, क्योंकि एआई है तो सब कुछ है, ये एक लोग कहते हैं आजकल। अब मेरी जो फील्ड रही है वो रही है डेटा साइंस एंड एआई, ठीक। मैंने फर्स्ट सेकेंड ईयर में एमएल जैसा सब्जेक्ट पढ़ा है, और भी कुछ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ठीक। मेजर इसमें एमएल ही है जो मैंने पढ़ा है, मैं एमएल और डेटा साइंस, ठीक। मुझे इन सब्जेक्ट्स को पढ़ करके ये समझ में आया कि हर एक फील्ड जो कि वेब डेवलपमेंट करता है, अब जैसे फुल स्टैक एक फील्ड है, ठीक। हम सबको पता है फुल स्टैक में इज बेसिकली वी हैव पूरा एक फ्रंट एंड बैक एंड टैग्ड हमें प्रोडक्ट रेडी करना होता है, जो कि अब के टाइम पे एआई का इंटीग्रेशन में डिमांड करता है। कि अगर आपने कोई फुल स्टैक का प्रोजेक्ट बनाया है तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके प्रोजेक्ट में एआई इंटीग्रेटेड है या नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास कोई एआई का बॉट है या कोई एआई ऑटोमेटेड प्रोडक्ट है अपने ही वेबसाइट में, तो ये काफी अच्छा इमर्जिंग प्रोडक्ट माना जाता है। सिंपल फुल स्टैक प्रोजेक्ट अब वैल्यू होल्ड नहीं करता मार्केट में। जब आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करोगे, आपको यही साइट्स जो है एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट एमवीपी रेडी करना होगा, जहां पे इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, दिखाने के लिए आपको बनाना है। और मेजरली जितनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं एआई का यूज कर रही होती हैं। जब हम डेटा साइंस और एआई की बात करते हैं, तो इसके अंदर काफी सारी फील्ड्स आती हैं, जैसे कि डेटा एनालिस्ट हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया, ठीक, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट हो गया, और भी वैरायटीज ऑफ फील्ड्स हैं। बहुत सारी फील्ड्स हैं इसमें। अब जो सेकेंड ईयर के बच्चे होते और जो इसी फील्ड के होते, ठीक, सेकेंड ईयर में आकर के हमें इंटर्नशिप करना कंपलसरी है। इंटर्नशिप करना या फिर कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करना या तो जोवैक करना, ठीक है। अब मैं आपको ये पहले ही बता दे रही हूँ, इंटर्नशिप, ठीक, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करो या तो तुम जोवैक करो। अब इन सब में तुम्हें जोवैक जो है वो मैं रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि ये हमें कॉलेज वाले खुद ही प्रोवाइड करवाते हैं। ये जो जोवैक का सर्टिफिकेट होगा, ये कॉलेज में अगर 1000 बच्चे हैं तो उनमें से तुम गिन करके, तुम्हारे मैं कह लूं 926 अप्रोक्स जो बच्चे होंगे उनके पास जोवैक का ही सर्टिफिकेट होगा। तो तुम्हारा रिज्यूमे, अगर तुम्हारे पास, तुम भी इन इसी रेंज में ट्राई करते हो, तो तुम कहीं पे भी यूनिक नहीं हो उनसे, तुमने कुछ हटके नहीं किया। अगर आपके पास कोई इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट या रिसर्च इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट है या आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ है इन समर्स में, तो आपको वो एक अच्छा दिखाता है, एक अच्छा व्यू ला करके देता है, ठीक। अब बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं, जैसे कि पावर बीआई हो गया। पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जो कि डेटा एनालिस्ट वगैरह यूज करते हैं, ताकि वो रिपोर्ट्स, डेटा को एनालाइज करके रिपोर्ट्स और चार्ट्स को बना सके, एक रिप्रेजेंटेशन, एक बहुत अच्छे यूनिक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सके कंपनीज को, क्योंकि काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। अब उस डेटा को स्टडी करना इतना आसान नहीं होता। तो जो डेटा एनालिस्ट होते हैं वो इस डेटा पे काम करते हैं, और जो कि इन चीजों में एक्सपर्ट नहीं है उनको समझाने के लिए भी और कंपनीज के लिए भी एक तरह का डैशबोर्ड,
पाई चार्ट्स के थ्रू उस डेटा को एक प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हें शोकेस करते हैं। तो उसके लिए ये पावर बीआई, जो कि पावर बीआई, बीआई मीन्स बिजनेस इंटेलिजेंस, ठीक, बिजनेस इंटेलिजेंस एक पावर बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, ठीक। अब इसमें डेटा साइंस एआई का कोई भी नहीं है। अब मैं आपको क्या समझाऊंगी, क्या करने को बोलूंगी। मुझे लगा था, मैं पहले सोची थी कि पूरा एआई के बारे में ही बता दूंगी, बट क्लाउड के बच्चे हैं इसमें, और आप सबकी अलग अलग फील्ड है, ठीक है। जो फुल स्टैक का है, जैसे दीपांशी फुल स्टैक की है, तो दीपांशी को जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, ठीक है, फुल स्टैक का, मैंने पहले तो कुछ चीजें बताई थी आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के बारे में। अब जो मेंटल हेल्थ है, उसके लिए मैं आपको क्या चीज बताऊंगी। आपको फुल स्टैक, आपकी जो करियर है फुल स्टैक के लिए, आपको बैकएंड के अंदर सबसे पहले कैसे, देखो, एक एक रोड मैप तुम्हें बताती हूँ कि स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले HTML की कोई वीडियो लगा लेंगे लोग, मेजरली अपना कॉलेज या फिर कोड विद हैरी को प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले तुम क्या करते हो, HTML उठाते हो, सोचते हो HTML सीखूंगी, फिर CSS, फिर उसके बाद आगे आगे करके जावा से बूटस्ट्रैप करके, फिर मैं जा करके बैकएंड का कोई स्टैक जो है वो उठाऊंगी और उस पर काम करूंगी। मैं आपको क्या रिकमेंड करती हूँ, और जिस वजह से, जिस चीज से मैंने फुल स्टैक को सीखा है, फुल स्टैक में एक तरह से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, मैंने सबसे पहले, मैं एआई के पास गई। हमें एआई का इफिशिएंटली इस्तेमाल करना है। मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है एआई में, वो है चैट जीपीटी। इसके अलावा मुझे कोई नहीं समझता अच्छे तरीके से। तो चैट जीपीटी को मैंने अपनी सारी गाथा बता दी कि मैंने अभी जस्ट खत्म करा है ये चीजें, अब मुझे सीखना है वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट पूरी तरह से। मुझे कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट दो जो मुझे इसके फंडामेंटल्स, बेसिक्स को एक्सप्लेन कर सके, सिखा सके। हमें लेक्चर वाइज नहीं सीखना है, हमें बिल्ड करते करते सीखना है। और अगर आप बिल्ड करते करते सीखने की आदत डाल लोगे, तब कोई भी हो गया, बीट वो क्लाउड का हो गया, बीट वो किसी भी ट्रैक का है, अगर तुम प्रोजेक्ट्स को बनाते बनाते सीखना सीख जाओगे, तो आगे जा करके तुम्हारे लिए काफी ग्रोथ रखेंगे। क्योंकि अब के टाइम पे जहाँ पे फास्ट एआई है, फास्ट मूविंग वर्ल्ड चल रहा है, इतना आसान नहीं है किसी चीज को बैठ करके एकदम ऐसे सीखना कि तुम एक एक किताब पढ़ते 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 सीख रहे हो, फिर तुम एग्जीक्यूट कर रहे हो। नहीं, एग्जीक्यूट करते करते सीखो। अब मैं इसके बारे में, फुल स्टैक जो कि सबको आनी चाहिए, ख्याति, विष्णु, सबको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट आना चाहिए। और इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आनी चाहिए, मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। आप कोई वर्किंग प्रोजेक्ट बनाते हो, हमारे पास इसमें दो चीजें होती हैं, फ्रंट एंड होता है और एक होता है बैक एंड, ठीक। फ्रंट एंड इज बेसिकली जो आपको ऊपर ऊपर से दिख रहा है, ये जो एक मैंने राइटिंग लिख खोल रखा है, इसमें जो कीज दिख रही हैं, जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये सब कुछ फ्रंट एंड का काम है। अब मैं लिख रही हूँ, मेरे लिखने की वजह से जो लिखावट आ रही है, एक इसके पीछे का जो लॉजिक है, मैं कोई बटन क्लिक करूंगी, उस वो सेलेक्ट होगा, चीजें कुछ बदलेंगी, इसके पीछे का जो पूरा लॉजिक है, ये तुम्हारा आता है बैकएंड के अंदर, ठीक है। अब हम में से बहुत से ऐसे होते हैं, देखो, एक होता है मर्न स्टैक, ठीक। मर्न आता है मोंगो डीबी एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड जी, इनका इस्तेमाल करके। मोंगो डीबी क्या है, मोंगो डीबी बेसिकली एक तरह, एक क्या है, डेटाबेस, ठीक, जहां पे आपका सारा डेटा जो होता है वेबसाइट्स का, वो स्टोर होता है, ठीक। रिएक्ट और नोड जेएस भी इसी स्टैक में आते हैं, ठीक। अब इसमें और भी कुछ कुछ चीजें हैं, पाइथन बेस्ड भी कुछ चीजें हैं, जैसे हो गया एक जेंगो, जो कि मुझे आती है। अब मुझे अब मुझे रिएक्ट भी आती है, अब मुझे जेंगो भी आती है, थोड़ी थोड़ी फास्ट एपीआई भी आती है। तो जेंगो हो गया और हो गया फास्ट एपीआई, ठीक। ये जो दो चीजें हैं, ये आपकी पाइथन बेस्ड होती हैं, ठीक। मोंगो मोंगो डीबी कह रही हूँ, जैंगो और फास्ट एपीआई जो है, ये आपके पाइथन बेस्ड है, ठीक। इसमें से जो सबसे जो सबसे ज्यादा फास्ट और सबसे अच्छा है, मैं कहूंगी वो है जैंगो।
फास्ट एपीआई भी है, बट इंस्टाग्राम का जो ऐप है वो भी जैंगो बेस्ड ही है, क्योंकि ये फास्ट, हम सबको पता है पाइथन कितना कितना फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, कितना अच्छा लैंग्वेज है इन टर्म्स ऑफ वर्किंग, फास्ट है। तो जैंगो जो है वो पाइथन बेस्ड है, और जैंगो काफी इफिशियंट है, काफी अच्छे अमाउंट ऑफ डेटा को, अच्छे अमाउंट ऑफ यूजर्स को हैंडल करने की टेंडेंसी होती है उसमें। तो सबसे पहले जो मैंने सीखा था वो मैंने जैंगो ही सीखा था। ठीक। अब मैंने आपको ये चीजें बताई, इसमें से आपको करना क्या है। आपको, मैं आपको देखो, मैं आपको ऑप्शंस नहीं दूंगी, मैं आपको सीधे सीधे बता दूंगी, क्योंकि जब भी मैं कहीं कोई ट्यूटोरियल देखने जाती थी या कहीं कुछ पूछने जाती थी कि मुझे क्या करना चाहिए, तो लोग चार ऑप्शन रख देते तुम्हारे सामने, अब तुम्हें उनमें से भी सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं सजेस्ट क्या करूंगी, तुम्हें अपने इन समझ में तुम्हें डीएसए पे पूरी तरह से फोकस तो देना ही देना है। इससे पहले तुम्हें अपनी हेल्थ पे जो मैंने चीजें बताई, देखो इस पे जरूर फोकस दो, क्योंकि आगे जाके तुम्हारी जो लड़ाई है वो बहुत बड़ी लड़ाई है। ये कॉलेज, ये जो 4 साल, अभी तुम सेकेंड ईयर में आओगे ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल बचा है बस। फर्स्ट ईयर में आके लगता है अरे 3 साल बाकी है, सेकेंड ईयर में आने के बाद लगता है कि बस 1 साल बचा है, और थर्ड ईयर में आने के बाद ऐसा लगता है कि खत्म है सब कुछ, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो अपनी हेल्थ पे ध्यान रखो, क्योंकि आगे लाइफ बहुत बड़ी है। अब डीएसए, हेल्थ हो गया, डीएसए होगी। डीएसए के साथ 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 टाइम टू टाइम आपको प्रोजेक्ट बिल्ड करते रहना है, और प्रोजेक्ट फॉर लर्निंग। ठीक। आपको सीखते सीखते प्रोजेक्ट बनाना है। चैट जीपीटी के पास जाओ, उसको अपनी चीजें, अपना साइट ऑफ इंटरेस्ट समझाओ, उसको बोलो कि मुझे कोई एक प्रोजेक्ट दो, उस प्रोजेक्ट पे मैं काम करते करते सीखूंगी। अब किसी भी वेब ऐप को बनाने के कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, देखो, तुम्हें इसमें कुछ कुछ चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें इंटीग्रेट करनी होती है। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होती है CRUD ऑपरेशंस। ठीक। CRUD ऑपरेशंस क्या होता है, क्रिएट करना, कि कोई अगर यूजर उसको इस्तेमाल कर रहा है तो वो अपना डेटा उसमें क्रिएट कर सके, उन डेटा को वो रीड कर सके। मतलब अगर मैंने कुछ इनपुट डाला है तो मुझे कुछ दिखना चाहिए उस पर अपना आउटपुट, उसको अपडेट कर सके, जैसे हम अपने ईमेल्स को अपडेट कर सकते हैं, अपने फोन नंबर वगैरह को अपडेट कर सकते हैं, तो अपडेट कर सके वहां पे। ठीक। और चौथा जो होता है वो होता है डिलीशन, डिलीट कर सके। ठीक। अब ये जो चार ऑपरेशंस है, सबसे पहले जो बेसिक होता है वो होता है CRUD ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करना। आप जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो फर्स्ट स्टेप होता है आप उसके CRUD ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करो, जहां पे यूजर क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीशन का काम कर सके। जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो सबसे ज्यादा एरर्स देता है और जो सबसे फ्रस्ट्रेटिंग होता है वो होता है ऑथेंटिकेशन। ठीक। ऑथेंटिकेशन एक ऐसी चीज है जहां पे, जैसे हम जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं, नए नए वेबसाइट पे, तो हमें साइन अप का ऑप्शन आता है। तो वहां पे हमें गूगल से साइन अप करना, कहीं कहीं पे गिटहब से साइन अप करना, कहीं कहीं पे लिंक्डइन से साइन अप करने का ऑप्शन आता है। ठीक। तो ये जो ऑथेंटिकेशन, इसी को हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं, ऑथेंटिकेट करना यूजर को। अब जब मैं साइन अप कर लिया मैंने, मेरा जो भी होगा, डेटा होगा, वो डेटाबेस में जाकर के स्टोर हो जाएगा। ठीक। मैंने अपने ईमेल डाला, अपना नाम डाला, अपना ईयर डाला, अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाले, और सब कुछ जाकर के मेरे डेटा उनके डेटाबेस में स्टोर हो गया। अब जब मैं वापस उस साइट पे जाऊंगी और मेरा मान लो लॉग आउट हो चुका था, अब मुझे लॉग इन करना है वापस, तो वो सारा का सारा डेटा उनके डेटाबेस से उठ करके आना चाहिए। जब मैं अपनी डिटेल्स डालूंगी तो वो ऑथेंटिकेट करेगा, वो देखेगा कि क्या ये यूजर सही है, इसके क्रेडेंशियल सही है या नहीं है। तो ये जो ऑथेंटिकेशन का काम होता है, ये होता बहुत मजेदार है, पर इतना एरर देता है ये, और यही एक, इसको कहते हैं, ये एक ऐसा लोग कहते हैं कि इसको सबसे आखिरी में करो। बट अगर आपने ऑथेंटिकेशन करना सीख गए आप, तो आप एक काफी अच्छे लेवल पर हो। ठीक। क्राउड ऑपरेशन हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया। उसके बाद आपका आता है, आपके पास होनी चाहिए डेटाबेस की नॉलेज। ठीक। डेटाबेस नॉलेज। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस एक ऐसी जगह होती है जहां पे सारा का सारा डेटा किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट का स्टोर होता है। ठीक। तो अब ये जो डेटाबेस होता है, डेटा को कलेक्ट करके स्टोर करने का एक जगह होता है। डीबीएमएस अगले साल आएगी, सेकेंड ईयर में आएगी।
आप लोग की। बट डेटा डीबीएमएस काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको इसको पढ़ना जरूर है अच्छे से, क्योंकि ये आपको जब आप डेवलपमेंट करोगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब ये जो डेटाबेस होता है ये आपका दो तरह का होता है। एक होता है रिलेशनल, ठीक, और एक होता है नॉन रिलेशनल। ठीक, रिलेशनल मतलब जहां पे डेटा मेरा रोज और कॉलम्स के तरह से स्टोर होता है। अब मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगी, बस मैं आपको बता रही हूँ। रिलेशनल में आपका आता है माई एसक्यूएल, ठीक, और क्या आता है, ओरेकल का आता है, ठीक। नॉन रिलेशनल में पोस्टग्रेस भी आता है, पोस्टग्री एसक्यूएल, पोस्ट पोस्टग्री एसक्यूएल। ये जो आपके रिलेशनल डेटाबेसेस है जहां पे आप जो भी डेटा स्टोर करते हो वो आप टेबल्स के फॉर्मेट में स्टोर करते हो, रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक आते हैं, जैसे फॉरेन की हो गया, ये की हो गया, कीज का कॉन्सेप्ट, जॉइंट्स का कॉन्सेप्ट आता है जो बहुत मजेदार है, बहुत इजी और बहुत मजेदार है। फिर आता है आपका नॉन रिलेशनल, जहाँ पे आता है आपका मोंगोडीबी, जहाँ पे रोज और कॉलम्स के हिसाब से डेटा स्टोर नहीं होता। ये एक डॉक्यूमेंटेशन एक अलग वे में स्टोर होता है, एक मोंगोडीबी और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो आपको थ्रेड ऑपरेशन, ऑथेंटिकेशन और इनके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो इस प्रोडक्ट के हिसाब से आपको कौन सा डेटाबेस चूज करना है। आप जब चूज करने की कैपेसिटी पे आ जाओगे तो आपको ये पता, आपको धीरे धीरे उस प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग और आपकी बढ़ जाएगी। ठीक, मुझे रिलेशनल डेटाबेस स्टोर करना है, मुझे नॉन रिलेशनल करना है। मेजरली लोग मोंगोडीबी का इस्तेमाल करते हैं और मेजरली लोग पोस्टग्री एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब ये हो गई आपकी तीन चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। आपको एक थ्रेड ऑपरेशंस का नॉलेज होना चाहिए, आपको ऑथेंटिकेशन वाले लेवल पे भी आना है और आपको डेटाबेस का नॉलेज भी होना चाहिए। ये किसी भी प्रोजेक्ट को बिल्ड करते टाइम, आप जब जब किसी प्रोजेक्ट को बिल्ड करोगे आपको इन सारी चीजों का नॉलेज होता रहेगा। ठीक, क्या कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कुछ, कोई कुछ पूछना है इसमें? गर्मी कितनी हो रही है, कोई डाउट? पोस्ट ग्रीन बताती हूँ क्या होता है, पोस्ट ग्रीन बताऊँ क्या होता है। मेरा टेक्स्ट है क्या है, अच्छा, ये कुछ सवाल है, मेरा टेक्स्ट है क्या, मेरा, हाँ देखो, मैं अपना बताती हूँ। एक एक वो बताती हूँ, मैंने सबसे पहले सीखी थी जैंगो। ठीक, मतलब HTML सीखा, फिर CSS थोड़ी मोड़ी सीखी जितनी काम की है, फिर उसके बाद थोड़ी मोड़ी जावास्क्रिप्ट सीखी। ठीक, फिर उसके बाद मैंने सीखा था जैंगो। ठीक, जैंगो पे ही मैंने 2 प्रोजेक्ट्स बनाए थे। और फिर मैंने इसके बाद मैंने AI इंटीग्रेशन सीखा था कि मैं अपने वेबसाइट में AI को इंटीग्रेट कैसे करूँ। ठीक, ये मैंने सीखा था फर्स्ट ईयर के बाद, जो मेरा गैप हुआ था इसी टाइम जब आप जिस फेज में हो उसी फेज में मैंने ये सब सीखा था। ठीक, अब जब मैं आई और मैंने जब हैकाथॉन्स किए तो हैकाथॉन में मुझे पता चला कि इतने से ही कुछ नहीं होने वाला, मेरा ये कुछ भी नहीं है, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा मुझे। तो फिर मैंने रिएक्ट सीखी, फिर मैंने थोड़ा सा नोड.js सीखा, मैंने जावास्क्रिप्ट की जो नॉलेज है उसको थोड़ी और इन्हेंस करी अपनी। उसके बाद मेरा जो ट्रैक है वो डेटा साइंस और AI है, तो मैंने AI मॉडल्स को ट्रेन करना भी सीखा, डेटा पे काम करना सीखा। ठीक, तो ये मेरी जर्नी रही। अब मुझे क्या क्या आता है अगर मैं अब बताऊं तो मुझे अभी सेकेंड ईयर के एंड तक आते आते मुझे फास्ट API का भी नॉलेज है कि मैं प्रोजेक्ट बना सकूं, मुझे जैंगो का भी नॉलेज है, और मुझे इन सारी चीजें जितनी मैंने मेंशन करी इनका भी नॉलेज है। इनका आया कैसे, जब हम पहले कोई एक चीज सीख लेते हैं उसको पे हम 2-3 प्रोजेक्ट अच्छे से, 1-2 प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट बना लेते हैं, और फिर जब हम हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, रियल वर्ल्ड में घुसने की कोशिश करते हैं, वहां पे हमें और चीजों के बारे में पता चलता है, तो हमें उनको अडेप्ट करते रहना चाहिए। अब मैंने इन सारी चीजों को भी सेकेंड ईयर में कैसे सीखा,
इन सारी चीजों को भी मैंने प्रोजेक्ट बनाते बनाते ही सीखा है। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एक तरह का लर्निंग रोड मैप कि तुम्हें कैसे अपने सेकेंड ये जो गैप होने वाला है इसको तुम कैसे अपना यूटिलाइज करोगे। अब आता है कि पोस्टग्री एसक्यूएल क्या होता है। पोस्टग्री एसक्यूएल एक प्लेटफॉर्म है। ठीक। तुम्हें उसका इंटरफेस दिखाती हूँ मैं थोड़ा सा, डरना मत, बहुत ही मजेदार है। स्टार्टिंग में थोड़ा डरावना लग भी सकता है, मुझे भी लगा था। पर कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, बताऊं क्या पोस्टग्री के बारे में, दिखाऊं एक बार? कितना बजा है? 4 बजा है ना, हाँ 1 घंटा का सोचा था मैंने। चलो, पीजी एडमिन। आपको इसके लिए एसक्यूएल सीखने की जरूरत नहीं है अलग से। जब आप सेकेंड ईयर में आओगे तभी, आप जब टीबीएमएस पढ़ रहे होगे तभी आप उसको सीखना। ठीक। थोड़ा टाइम लेता है ये, खुल जाने दो। अपने समझ को इतने अच्छे से यूटिलाइज करो कि एकदम अलग से ही दिखो क्लास में। एकदम मतलब एक चीज तुम्हें मैं रियलिटी बता देती हूँ। सेकेंड ईयर में हमारा जो इंग्लिश में एक इंटरव्यू करके एक्टिविटी थी, ठीक है, जहाँ पे इंटरव्यू लेने थे स्टूडेंट्स के। जो स्टूडेंट्स है वही पैनलिस्ट बनेंगे और वही मतलब ऐसे बनेंगे, इंटरव्यू भी देंगे। वहां से मुझे एक काफी अच्छी एक कहते रियलिटी चेक मिला इस कॉलेज के बारे में नहीं, इस कोर्स के बारे में, कि इसमें भीड़ बहुत ज्यादा है। तो लोगों को लगता है कि प्लेसमेंट लेना आसान नहीं है। उसमें से मान लो अगर 25 बच्चे थे, 25 बच्चे, तो 25 में से मुश्किल से 2 या 3 ही बच्चे थे जो इंटरव्यू में स्टैंड आउट कर पाए थे, जिनको बोलने तक नहीं आता, जिन्हें ये तक नहीं पता कि उन्हें करना क्या है। तो भीड़ बहुत ज्यादा है पर कंपटीशन कम है। ऐसे भीड़ को देख के बहुत लगता है कि अरे कितना ज्यादा भीड़ है, कितना कंपटीशन होगा, बट कंपटीशन है बहुत कम। ये कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहा है, छोड़ो हटाओ, बाद में कभी दिखाऊंगी। अब आते हैं कि ये सारी चीजें हो गई, अब आपको इन पे बहुत ध्यान रखना है। अगर मैंने इस पे इतना टाइम बिताया है तो इसका कोई ना कोई मतलब जरूर है। आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, उन प्रोजेक्ट्स को बनाते बनाते सीखना है, कोई लेक्चर ट्यूटोरियल में मत फंसना। हो सकता है आगे जा करके मैं वेब डेवलपमेंट के लिए भी कुछ लेते आऊं, पर अभी फिलहाल मैं ही हूं एक, तो पहले मैं डीएसए ही पढ़ा लूं, उसके बाद हम और चीजें भी लेकर के आएंगे। ठीक है। अम, देखो, इसको मिटाऊं कैसे पूरा? एक सेकेंड। एक तो मैं ये अब नया नया यूज करना शुरू करा है मैंने। चलो, अब हम पढ़ेंगे उप्स। ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर तुम्हें अच्छे से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ गई तो तुम्हें मेजोरिटी ऑफ द चीजें तुम अपने आप कर लोगे। ठीक है। उप्स। ठीक। इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। एक बार थम्स अप करके मुझे सब लोग बता दो कि क्या आप सब लोग रेडी हो। थम्स अप करके बता दो क्या सब रेडी हो, क्या सब हो यहीं पर। नहीं हो तुम लोग यहाँ पे? हाँ बहुत गर्मी हो रही है। एक सेकेंड।
हाँ, क्या पूछा दीपांशी ने? एआई एजेंट्स बनाना भी आता है आपको? हाँ, ख्याति आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। मैंने एक बार बनाया था, बट उसके बाद मुझे इतना मतलब मैंने फिर उस चीज पे कभी काम नहीं करा, तो अब मैं उसको नहीं कहूंगी कि मुझे एकदम अच्छे से आता है, बट हाँ मैंने सीखा था, तो वापस से बनाऊंगी तो आ जाएगा मुझे। हम्म। अब ठीक है, चलो फिर। अब मैं अच्छे से, हाँ ठीक है। देखो, एकदम ध्यान से रहना। देखो अब मैं बताती हूँ, जितनी भी ये जो ऊप्स की क्लास चलेगी मेरे हिसाब से होगी आराम से 5 क्लास ऊप्स के लिए, ठीक है, 5 से 6 क्लास। तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, अगर आपने अच्छे से ऊप्स पढ़ ली तो आगे जा करके आप पढ़ोगे कलेक्शन फ्रेमवर्क्स। ठीक, कलेक्शन फ्रेमवर्क्स में ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। जो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, और ट्री हो गया, ठीक, ये जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें भी आपको ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जो क्लास का कॉन्सेप्ट होता है, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, पहले मैं ये ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं इसको आज थोड़ा अच्छे से, इतना मैं ऐसे घुसूंगी नहीं, बट मैं पढ़ाऊंगी अच्छे से, ठीक। अब देखो, मैंने बोला था, मैंने एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे 5 स्टूडेंट्स का डेटा जो है, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो स्टोर करना है मुझे। तो 5 स्टूडेंट्स में जैसे मान लो मुझे उनका नाम स्टोर करना है, मुझे उनकी एज स्टोर करनी है, मुझे वो कौन से कॉलेज में है वो स्टोर करना है, और मुझे उनका रोल नंबर स्टोर करना है, ठीक है। मुझे 5 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, नेम क्या है, एक तरह का स्ट्रिंग है, ठीक है। एज क्या है, ये इंटीजर है, फ्लोट तो हो नहीं सकता, पॉइंट में कोई हो नहीं सकता। कॉलेज क्या है, ये भी स्ट्रिंग है, ठीक, और रोल नंबर क्या है, ये भी इंटीजर है। तो ऐसे करके मैं स्टूडेंट वन के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, स्ट्रिंग S1 से एस, स्टूडेंट 1 के लिए मैंने अभी कहीं लिखा नहीं है, मैंने क्या किया, मैंने दिमाग में बैठा लिया कि अब मैं क्या करती हूँ, स्टूडेंट 1 का डेटा स्टोर करती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, स्ट्रिंग नेम 1, क्योंकि स्टूडेंट 1 है तो नेम 1 इज इक्वल्स टू कुछ नाम होगा उसका, इन एज 1 इज इक्वल्स टू कुछ नाम होगा उसका, फिर कॉलेज, स्ट्रिंग कॉलेज 1 इज इक्वल्स टू कुछ नाम होगा कॉलेज का, और इन रोल 1 इज इक्वल्स टू कुछ रोल नंबर होगा उसका, ठीक है। ऐसे करते करते, ऐसे करते करते, मैं 5 स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो स्टोर कर लेती हूँ। ओहो, 5 स्टूडेंट्स का डेटा मैं स्टोर करूंगी। तो एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करने के लिए मुझे 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना पड़ा। मुझे 5 स्टूडेंट का जो करना है, तो मुझे लगभग 20 चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मतलब कि मेमोरी के अंदर ये कहीं ना कहीं पड़े होंगे। हाँ, मुझे इस पे होल्ड कमांड नहीं है। अब अगर यहीं पे 5 से बढ़ करके 20, 40, 100 बच्चे हो गए, तो उनके लिए मुझे 100 बच्चों के लिए मेरे पास 400 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। तो जो मेरी मेमोरी होगी, ये काफी स्टफ्ड हो जाएगी, भर जाएगी, एकदम बिखरी बिखरी सी होगी, और इस पे कोई भी कमांड नहीं है कोई। हर एक स्टूडेंट के लिए मुझे 4 अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बनाने पड़ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, मेरे जो ये यूजिबिलिटी है, ये खराब होती जा रही है। ये एक अच्छा यूज केस हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट। अब और चीजें भी देख लेते हैं। मानो मुझे हर स्टूडेंट का ये सारा डिटेल जो है, वो जो सारा डिटेल है, ये मुझे उसको प्रिंट करना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, स्टूडेंट 1 का नाम, एज, कॉलेज, रोल नंबर सब प्रिंट करना है। मैंने एक फंक्शन बनाया, पब्लिक, क्योंकि अब मैं लिख लिख के करूंगी तो होगा नहीं। मैंने कहा पब्लिक स्टैटिक वॉइड। मैंने इस फंक्शन के अंदर क्या डाल दिया, इंट, ये इंट नहीं, पहले नाम देते हैं पहले, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग नेम
फिर हम लेते हैं स्ट्रिंग इंट इंट एज, स्ट्रिंग कॉलेज और इन रोल नंबर। ठीक है, मैंने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में मैंने ये 4 पैरामीटर्स डाल दिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, सिंपली मैं एस आउट क्या करवा लूंगी, मैं नेम एस आउट करवा लूंगी, मैं ऐसे ही एज एट एस आउट करवा लूंगी, और ऐसे ही मैं कॉलेज एस आउट करवा लूंगी, ऐसे ही मैं रोल नंबर भी एस आउट करवा लूंगी। मैंने क्या करा, मैंने 4 वेरिएबल, अब मुझे क्या करना है देखो, अब मानो मुझे पहले स्टूडेंट का अगर प्रिंट करना है तो पहले स्टूडेंट का नाम, पहले स्टूडेंट का एज, पहले स्टूडेंट का कॉलेज, पहले स्टूडेंट का रोल नंबर, मैं इस प्रिंट नाम के जो फंक्शन है, प्रिंट डिटेल नाम का जो फंक्शन है, इसमें एज अ पैरामीटर मैं ये सारी की सारी वैल्यूज को पास कर दूंगी। मैं जब इन्हें पास करूंगी तब जाकर के ये प्रिंट हो जाएंगे। ठीक, ये हो गए मेरी इसको प्रिंट कराने का तरीका। अब इसमें मुझे प्रॉब्लम क्या क्या मिली, सबसे पहली प्रॉब्लम, जो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि हमें हर एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है, फॉर एवरी स्टूडेंट, फॉर एवरी स्टूडेंट वी नीड टू क्रिएट 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, हर स्टूडेंट के लिए मुझे 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बनाने पड़े। दूसरा क्या है, दूसरी प्रॉब्लम मुझे क्या देखने को मिली, मुझे देखने को मिला कि इफ आई हैव टू प्रिंट द डिटेल्स आई नीड टू पास ऑल। अगर मुझे सारी की सारी डिटेल, अगर मुझे प्रिंट करना है डिटेल्स को, तो मुझे फंक्शन के अंदर सारी के सारे वेरिएबल्स को पास करना पड़ेगा। नहीं तो अगर मैं एक 4 पैरामीटर आपने डिफाइन कर दिए, 4 में से अगर आप 3 को देते हो, 3 उसे एक नहीं देते हो उसको, तो वो काम नहीं करेगा, उसको चारों के चारों चाहिए। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम से क्या पता चला कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गए। जो एक इम्पॉर्टेंट और एक प्रॉब्लम हमें क्या मिली कि कोई भी अथॉरिटी नहीं है, नो अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी नहीं है इस डेटा के ऊपर। मैंने अपने जानने में तो नेम 1 नेम 2 नेम 3 करके अलग अलग स्टूडेंट्स का नाम स्टोर कर दिया, बट अगर कोई और आएगा, वो जब इस कोड को देखेगा कि ये स्टूडेंट का डिटेल सेव्ड है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये किसी स्टूडेंट का डिटेल सेव्ड है, कौन से स्टूडेंट का डिटेल सेव है, ये उसे पता नहीं चलेगा। ठीक है, हमें पता है कि हमने इस तरह से इसको स्टोर करा है, बट किसी और के लिए इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना ये काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का, इन सारी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन हमें देता है, वो देता है हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कैसे देता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक पूरी तरह से डिफरेंट पैराडाइम है। एक पैराडाइम मतलब कि कोड प्रोग्रामिंग का एक पूरी तरह से डिफरेंट पैराडाइम है, किसी भी कोड को लिखने का एक पूरी तरीके से अलग तरीका है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ठीक है, कोड को लिखने का एक सबसे अलग, एक पूरी तरीके से अलग तरह का एक तरीका है लिखने का। ठीक है, सबसे पहला सवाल, हम कोडिंग करते क्यों हैं, हम कोड लिखते क्यों हैं? हम कोड लिखते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक, अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो या कोई भी ऐप बनाते हो, तो आप उसका वो आप डिजाइन कर रहे हो, उसके लिए कोड लिख रहे हो ताकि वो कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, यूजर्स उसका इस्तेमाल कर सके रियल वर्ल्ड में। तो हम कोडिंग क्यों करते हैं, ताकि हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को
सॉल्व कर सके। ठीक है। अब अगर मुझे इस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अपनी दुनिया में, मेरी दुनिया क्या है, मेरी दुनिया है प्रोग्रामिंग। तो अगर मुझे प्रोग्रामिंग के दुनिया में इस रियल वर्ल्ड को सॉल्व, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो मुझे इसको अपने फेज में लाना भी तो पड़ेगा ना। वो क्या, एक कहावत होती है ना कि अगर जो दिक्कत में जो मैं प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ, वो प्रॉब्लम्स तब तक सॉल्व नहीं होती जब तक तुम खुद फेस ना करो उसको। तो अगर तुम किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, तो तुम्हें उसे अपने ऊपर, अपनी दुनिया में लेकर के आना होगा। किसी भी रियल वर्ल्ड सिनेरियो को अपने अंदर लाने को क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं मिमिक। अपनी दुनिया में लाने को क्या कहते हैं, हम उसको मिमिक करते हैं। मिमिक। इतनी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है आज मुझसे। मिमिक। ठीक है। तो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को मुझे मिमिक करना होगा, मतलब मुझे उनका कॉपी पेस्ट वर्जन अपने पास लाना होगा। जैसे मानो मेरे पास ये बॉटल है, ठीक है, अब मुझे इस बॉटल जैसा ही कुछ एक और सब्सटेंस बनाना है। ठीक, मानो कि यही सेम बॉटल मुझे चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि इसकी विंग्स निकल जाए, इसके पर हो। तो इसके इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले इसको पूरा कॉपी करना पड़ेगा। इसके हर एक पार्ट, इसका ढक्कन हो गया, इसका ये हो गया, ये सब कुछ हो गया, होल्डर हो गया, इन सबको मुझे कॉपी करना होगा और उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगी, इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी, ऐसे समझिए। ठीक है। तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उसको मिमिक करना होगा। अब जब हम उसे मिमिक करते हैं, तब अगर प्रोग्रामिंग की दुनिया में आओ, तो मानो कि मुझे एक स्टूडेंट से रिलेटेड जो डेटा है वो स्टोर करना है किसी फैकल्टी के लिए। कोई फैकल्टी है, ठीक है, फैकल्टी है, उसको चाहिए बहुत सारा डेटा। ठीक, स्टूडेंट्स का, उसके जो स्टूडेंट्स उसका डेटा स्टोर करना है उसे। तो एक स्टूडेंट जो है, ठीक है, ये जो छोटा सा, मानो हम इसको छोटू नाम दे देते हैं, ये जो छोटू है, ठीक है, वो एक स्टूडेंट है। तो इस छोटू के क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, इसका कुछ नाम होगा, इसकी कुछ एज होगी, ठीक है। अब इसके और क्या क्या हो सकता है, इसका रोल नंबर है, इसका कॉलेज है, ठीक है, और इसका मानो आईडी कार्ड नंबर है। ठीक है। ये इस छोटू की प्रॉपर्टीज है, ये हमारा छोटू है। आ, रुको। ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज होती है, ये जो नेम हो गया, एज हो गया, रोल नंबर हो गया, कॉलेज हो गया, आईडी कार्ड हो गया, ये छोटू से रिलेटेड है, छोटू को बिलोंग करते हैं। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उस बच्चे का नाम तो होगा ही होगा, उस बच्चे की एज तो होगी ही होगी, उससे बिलोंग तो करेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम उससे दूर, मतलब कहीं से ला करके नाम दे रहे हो। उससे अगर हमें उसको बुलाना है तो कोई नाम तो होगा ना उसका। अगर हमें कहीं बताना है कि ये कितने साल का है, तो एज तो होगी ना इसकी। मतलब ये जो प्रॉपर्टीज है वो इस छोटू को बिलोंग करती है। तो जो प्रॉपर्टीज किसी भी ऑब्जेक्ट को, छोटू को मैंने ऑब्जेक्ट कह दिया, उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इज नथिंग, a property which belongs to a certain object is its intrinsic property। मेरी भी यही सेम प्रॉपर्टीज होंगी, आपकी भी यही प्रॉपर्टीज है। नेम, एज, कॉलेज रोल नंबर, और कॉलेज रोल नंबर और आईडी कार्ड नंबर, ये सब कुछ एक स्टूडेंट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर मैं स्टूडेंट बोल रही हूँ, इसका मतलब उसके पास ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी ही होंगी। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको मिमिक करना है। मैंने समझ लिया किस कुछ इंट्रिंसिक। अब अगर मैं कहूँ तो, अगर प्रोग्रामिंग में बात करें, ठीक है, मैं यहाँ पे एक रियल वर्ल्ड बनाती हूँ और यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग वर्ल्ड बनाती हूँ। ठीक है, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड बनाती हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये छोटू है, एक स्टूडेंट है,
ठीक है, इसका हाथ भी दे ही देते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या मैंने बोली, इसकी मानो नेम है, एज है, रोल नंबर है और कॉलेज है। ठीक, ये तो रियल लाइफ में हो गया कि मैं हूँ, ऐसे ऐसी चीजें, मेरी सारी डिटेल्स है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी एक स्टूडेंट हो। अगर मुझे यही सेम चीज प्रोग्रामिंग में लगानी होगी, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में इसको मिमिक करना होगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक डब्बा इमेजिन कर सकती हूँ जिसके अंदर ये चार चीजें जो है, रोल नंबर, नेम, एज और कॉलेज, ये चार चीजें जो है वो स्टोर होंगी। और ये पूरा डब्बा एक स्टूडेंट को, किसी एक स्टूडेंट को बिलोंग कर रहा होगा। तो क्या ये अब मेरे लिए आसान नहीं हो गया कि अगर मैं एक डब्बा उठा करके किसी को दे दूंगी तो उसे पता चल जाएगा कि ये जितनी इस डब्बे के अंदर जितनी डिटेल्स है वो एक स्टूडेंट की डिटेल्स है। मैंने क्या किया, इस रियल वर्ल्ड को मैंने प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में मिमिक कर लिया। मैंने एक ब्लॉक बनाया, एक डब्बा बनाया जहां पे मैंने इस स्टूडेंट की ये डिटेल्स को स्टोर कर लिया। सिंपल। ये तो मैंने रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में बनाया। जब भी हम कोड लिखते हैं वो किसी भी लैंग्वेज में हो गया, ये जो डब्बा है वो हम किस प्रकार से दिखाते हैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड हम किस चीज से दिखाते हैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन बताएगा मुझे, कोई आइडिया तुम्हें? कोड लिखते टाइम जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब ऐसा हम क्या यूज करते हैं कि हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर या इसके पास ये जो है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड है, हम ऐसा क्या यूज करते हैं? कौन बताएगा? सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? ख्याति, सिंटैक्स होता है लिखने का तरीका। ठीक है, हर एक कोडिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स अलग होता है। जैसे हिंदी में क ख ग घ अंग होता है तो वो भी एक लैंग्वेज। पर उसमें जब हम वही सेम बात को, मुझे पढ़ाई पसंद है, सॉरी मुझे पढ़ाई नहीं पसंद है, तो ये मैं हिंदी में लिखूंगी, उसका सिंटैक्स मुझे आना चाहिए, क ख ग घ आना चाहिए। इंग्लिश में लिखूंगी तो उसका सिंटैक्स मुझे आना चाहिए। सिंटैक्स इज बेसिकली लिखने का तरीका, ये कोड ब्लॉक को डिफाइन नहीं करता। एक बहुत छोटी सी चीज है जो हम हर लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं किसी पर्टिकुलर कोड ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए, कि अगर इसके अंदर मैंने कुछ लिख दिया तो वो एक बंच ऑफ कोड है। जब भी हम इफ कंडीशन का प्रयोग करते हैं और इफ में हमें चार पांच कंडीशन देनी होती है, तो हम क्या यूज करते हैं, इफ कंडीशन को लिखने के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर हम चीजें लिखते हैं, तो वो हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड बन जाता है। बताओ, कुछ आइडिया? चलो मैं बताती हूँ, थोड़ा थम्स अप थम्स डाउन करके भी बता दो कि तुम लोग हो। ये तो एकदम ऐसा लग रहा है विष्णु तो पता नहीं कहाँ ही चला गया है, दीपांशी का भी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, सिर्फ ख्याति पड़ रही है क्या? ठीक है, हम यूज करते हैं इन, ओ, इन करली ब्रेसेस का। जब भी हम इफ कंडीशन लिखते हैं तो इफ कंडीशन लिखते हैं, फिर हम एक करली ब्रेस बनाते हैं जहां पे हम कुछ बंच ऑफ लाइंस लिखते हैं। फिर हम कहते हैं कि अगर ये इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो ये बंच ऑफ जो लाइंस है इनको एग्जीक्यूट कर दो, ये जो कोड ब्लॉक है इसको एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, समझ में आया क्या? ये होते हैं आपके कोड में, जब भी हम किसी बंच ऑफ को ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है, किसी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम वहां पे करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर यही सेम चीज मुझे इस करली ब्रेस के अंदर लिखनी होगी जो मैंने यहाँ लिखी है, इसको मुझे यहाँ लिखना होगा, तो मैं क्या लिखूंगी, मैंने एक कोड ब्लॉक बना दिया
जहां पे इस ब्लॉक के अंदर, ये ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट कर, इसके अंदर क्या क्या चीज है, इसके अंदर है स्ट्रिंग नेम, इसके अंदर क्या है, इन रोल नंबर, इसके अंदर और क्या है, स्ट्रिंग कॉलेज, और इसके अंदर क्या है, इन एज। ठीक है, तो इस ब्लॉक ऑफ कोड से, ये जो मेरे पास ब्लॉक ऑफ कोड बन गया, ये बताता है इस कोड, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए लिखी गई हैं। ठीक है, अभी कैसे पता, अब स्टूडेंट के लिए कैसे लिखी गई है वो भी बताती हूँ। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने प्रोग्रामिंग की वर्ल्ड में एक स्टूडेंट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज को कॉपी कर लिया, मिमिक कर लिया, और उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख करके रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, हमने ये चीज तो देखी, मुझे ये चीज आप लोग बताओगे कि जैसे मैंने कहा कि किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उसे पहले मिमिक करना होगा प्रोग्राम। मैंने, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या थी मेरी, मुझे एक फैकल्टी के लिए स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करना है। ठीक, अब एक स्टूडेंट जो है, ये जो एक स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट किसी का बेटा भी होगा, ये एक ये जो स्टूडेंट है वो क्या है, एक ह्यूमन है। अब ये जो स्टूडेंट है ये किसी का बेटा भी होगा, किसी का ब्रदर भी होगा। ठीक है, और क्या होगा, और किसी का और कुछ भी हो सकता है, किसी का मान लो कहीं पे एम्प्लॉय भी होगा, मान लो ये साइड में कहीं काम करता है तो कहीं एम्प्लॉय भी होगा। तो अगर मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती हूँ और मैंने कहा ये रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड में ये स्टूडेंट सब कुछ है। ठीक है, अब मुझे अगर किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मैंने कहा कि मुझे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो मुझे उसे मिमिक करना पड़ेगा, स्टूडेंट को मुझे मिमिक करना पड़ा। तो क्या मैं स्टूडेंट की, ये जो स्टूडेंट एक ह्यूमन क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट जो है वो एक ह्यूमन भी है, तो क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज चाहिए होंगी या सन की भी, ब्रदर की भी और एम्प्लॉय की, मुझे क्या सारी की सारी प्रॉपर्टीज को लेना जरूरी है या मेरे लिए इतनी ही प्रॉपर्टीज जरूरी है। मैंने कहा मुझे रियल वर्ल्ड को मिमिक करना है, तो क्या मैं सिर्फ स्टूडेंट की प्रॉपर्टी, एक इंसान जो है, मैं एक स्टूडेंट इंसान हूँ, एक ह्यूमन हूँ, मेरी जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट वाली मैं उसको मिमिक करूंगी, या मेरी सारी प्रॉपर्टीज जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है मैं उन सबको मिमिक करूंगी। बताओ सारी प्रॉब्लम्स को, एक सेकेंड। ठीक है, छोटे छोटे इंसान आ जाते हैं, घर पे हूं ना मैं अब, हॉस्टल में करना आसान था, यहाँ करना थोड़ा कठिन है, वहां पे छोटे छोटे इंसान नहीं आते, छोटा इंसान आके बैठा हुआ है। तो अ, अब अब वो मुझे तंग करेगा तो मैं इरिटेट हो जाऊंगी। खैर, वापस आते हैं। हाँ, मैं ये सोच रही थी तब से इतनी शांति कैसे है, ओ सो रहे थे ना सब लोग, ये भी सो रहा है, सब सो रहे थे, इस वजह से शांति थी इतनी, इसी वजह से मैंने ये टाइम चूज करा था 3 से 5, जब सब सो रहे होते हैं घर पे। फिर बोला चुप। ठीक है, अब तुमने बोला ख्याति कि सारी प्रॉपर्टीज को हमें वो करना है, सेलेक्ट करना है। अब तुम एक बात बताओ, तुम्हें प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम तो तुम्हारी ये थी ना कि मुझे एक फैकल्टी के लिए स्टूडेंट की डिटेल्स को स्टोर करना है। अगर तुम एक ह्यूमन की, अब ये इंसान जो है वो स्टूडेंट के साथ साथ भाई भी है, किसी का बेटा भी है, किसी का और एम्प्लॉय भी है, किसी का पति भी होगा, किसी का बाप भी होगा, ये बहुत कुछ हो सकता है।
तो तुम अगर इसकी सारी प्रॉपर्टीज को अपने पास स्टोर करने लगोगी, तो तुम्हारा ये जो कोड होगा ये काफी हैवी बल्कि हो जाएगा, और इसमें वो डेटा होगा जिसकी तुम्हें जरूरत ही नहीं है। क्या तुम्हें इसके किसी के भाई होने की डिटेल भी जानने की जरूरत है? इसके एम्प्लॉय बेटा ये सब जानने की तुम्हें जरूरत तो है नहीं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम के हिसाब से हमें डेटा लेना है। यही एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हम भूल करना, समझना भूल जाते हैं, कि जब भी हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उसे प्रोग्रामिंग में मिमिक करते हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम हम वही डेटा लेते हैं जो हमें जरूरत हो। ठीक है? क्या ये चीज समझ में आई कि हम कौन सी चीजें लेते हैं? हम वही डेटा लेते हैं जो कि हमें इस्तेमाल में हो। सारा डेटा हम इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि वो काफी बल्कि हो जाएगा, जो कि हमें जरूरत भी नहीं है, और वो फालतू में हमारे पास ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी जो आपको समझने की काफी जरूरत थी। अब हम आते हैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर। स्टार्टिंग में हम सबको एक चीज तो पता है कि जो डेटा टाइप्स होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं। ठीक है? जो डेटा टाइप्स होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव, और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। ठीक है? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के बीच का डिफरेंस मुझे कौन बताएगा? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के बीच का डिफरेंस मुझे कौन बताएगा? विष्णु बताएगा। विष्णु काफी शांत है आज, वैसे तो ये शांत रहता नहीं है। तुम दिख रहे हो। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव इंडिपेंडेंट होते हैं। हाँ, इंट कैर। ठीक है? और नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं एक तरह से, जैसे कि एरे स्ट्रिंग। हाँ, वेरी गुड दिवांशी और ख्याति। ठीक है? तो प्रिमिटिव जैसे क्या हो गए, जिनको किसी और की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ होते हैं, जो जैसे हम कलर्स में भी पढ़ते हैं, प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर जो नेचर ने बना रखे हैं, और सेकेंडरी कलर जो हम प्राइमरी कलर का यूज करके बनाते हैं। तो प्रिमिटिव क्या है? मेरे प्राइमरी कलर्स हैं। जैसे इसमें क्या क्या आ गया? इंट आ गया, कैर आ गया, फ्लोट आ गया, डबल आ गया। ठीक है? और क्या आ गया? बूलियन आ गया। ठीक? ये सारे हो गए, लॉन्ग हो गया और भी। ठीक? नॉन प्रिमिटिव में क्या होते हैं? नॉन प्रिमिटिव होते हैं मेरे एरेज, स्ट्रिंग, आप और है, लिंक्ड लिस्ट। ठीक? ये जितने डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उसके बाद हैश मैप हो गया। और छोटे इंसान हो गए, रुको। अरे छोटे हैं ये। नहीं, मैं मेरी बहन थी, वो मुझसे सिर्फ एक डेढ़ साल छोटी है, अभी उसका 12th खत्म हुआ है। और एक ये छोटा सा है, मेरा भाई। यही इरिटेटिंग है बस। पर ठीक है, पड़ा हुआ है ऐसे ही, छोड़ो, क्या ही बोलूं उसको मैं।
आपसे मैं थोड़ी सावधानी बरतूंगी। खैर, तो माइंड माइंड मेरा डाइवर्ट हो जाता है, माइंड डाइवर्ट होने पे वापस आने में समय लगता है उसको। चलो, तो क्या हो गया मेरा, पहला हो गया प्रिमिटिव, दूसरा हो गया मेरा नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव में आता है मेरा जिसको मतलब प्राइमरी कलर्स जिनको नेचर ने बना रखा है उनको और कलर्स की जरूरत नहीं बनती। अब नॉन प्रिमिटिव क्या हो गया, नॉन प्रिमिटिव बेसिकली जो कि प्राइमरी कलर से मिल करके बना है, मतलब प्रिमिटिव से मिल करके बना है। अब नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव को हम, नॉन प्रिमिटिव जो डेटा टाइप होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वो हमारे यूजर डिफाइंड भी हम कहते हैं, जो हम यूजर उन्हें डिफाइन करते हैं। अभी जब आप आगे बढ़ोगे, स्ट्रिंग एरे तो हमें हमेशा पता, हम कुछ नहीं करते, हम एरे को इंपोर्ट कर लेते हैं, स्ट्रिंग को इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर हम उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। बट अभी आप लिंक लिस्ट हो गया, और उसके बाद हैश मैप हो गया, फिर आप स्टैक पढ़ोगे, फिर क्यू पढ़ोगे, ठीक है। तो ये जितने डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, थैंक यू, ये जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं इन सबको हम खुद डिफाइन करते हैं, ठीक। तो ये हमने डिफाइन करा है, इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इनको डिफाइन करने के लिए हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा क्या था, मैं इससे क्या बताना चाहती थी, सिंपली कि एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, हैश मैप, सेट, क्यू, ट्री, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं, वो सब कुछ यूजर डिफाइंड होते हैं, और वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो इसमें भी आपका ये जो एरे जो हम पढ़ेंगे अभी आगे जा करके, ये चीजें आएंगी, ये ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, हम कभी भी किसी स्टूडेंट को डिफाइन करते हैं तो हम इसको करली ब्रेसेस के अंदर ऐसे लिख देते हैं। अरे ये नहीं लिखते हैं ऐसे, नहीं, ये तो फंक्शन है, आ गया, हाँ ये रहा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक ब्लॉक बना दिया जिसके अंदर मैंने स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, कॉलेज और एज जो है वो स्टोर कर लिया। तो इसको मैं क्या कहती हूँ, इसको मैं एक क्लास बना देती हूँ, एक बड़ी सी क्लास, जिसको जैसे हम सब एक जैसे मानो भगवान है, ठीक है। भगवान के दिमाग में कि अगर मैं कहता हूँ कि ये एक स्टूडेंट है, इसका मतलब उसके पास ये प्रॉपर्टीज होंगी। तो क्लास क्या होगी, क्लास बेसिकली मैं कैसे लिखती हूँ इसको, एक स्टूडेंट क्लास कैसे बनाते हैं हम लिखते हैं ऐसे क्लास, फिर उस क्लास का नाम होता है जो कि हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, स्टूडेंट, उसके अंदर मैं उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती हूँ। जैसे मैंने क्या किया, मैंने उसका पहला प्रॉपर्टी स्ट्रिंग नेम डिफाइन करा, फिर मैंने उसका क्या डिफाइन करा, इंट एज डिफाइन करी उसकी, मैंने कॉलेज डिफाइन करा, स्ट्रिंग कॉलेज, ठीक है। और मैंने क्या किया, इंट रोल नंबर, मत करो, इंट रोल नंबर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्लास, कि हम कैसे किसी भी क्लास को डिफाइन करते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं कैसे हम उसको सेट करते हैं, ठीक है। अब आती है, अब मुझे क्या करना है, मैंने ये क्लास बना दी, ठीक। क्या यहाँ तक क्या सब कुछ समझ में आया कि क्लास क्या होती है, क्लास कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये सब कुछ समझ में आ गया। थम्स अप कर रहे हो क्या तुम लोग, हाँ थम्स अप ही कर रहे हो, चलो मैं चैट खोल के बैठी थी, ठीक है। तो स्टूडेंट पता चल गया क्लास क्या होती है। अब ये जो क्लास होती है ये कोई फिजिकल एंटिटी नहीं होती, ये मैंने एक कॉन्सेप्ट होता है, क्लास एक तरह का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि ये इसका मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जैसे मानो मैंने कहा कि मैंने क्या बोला कि स्टूडेंट मैंने डिफाइन कर दिया कि हाँ एक स्टूडेंट है, मतलब उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती है, मतलब मैंने एक स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट बना दिया, हाँ क्लास है स्टूडेंट नाम की जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज तो होंगी ही होंगी। अब मुझे उसको रियल लाइफ एंटिटी बनानी है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस क्लास का मैं एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं, हम सबसे पहले, अब एक बात बताओ, क्या ये स्टूडेंट क्लास जो है अब एक तरह से मेरी डेटा टाइप हो गई, जैसे एरे मेरा डेटा टाइप होता है वैसे ही स्टूडेंट भी तो अब मेरा एक तरह का डेटा टाइप हो गया, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया।
अगर मैं कभी भी एरे डिफाइन करती हूँ और मैं उसमें इंट एरे लिखती हूँ, न्यू इंट एरे ऐसे करके लिखती हूँ, तो जैसे मैं ये लाइन लिखती हूँ वैसे ही एरे की जितनी प्रॉपर्टीज है वो उस पर्टिकुलर वेरिएबल में आ जाती है। तो जब मैंने स्टूडेंट की बात करी, मैंने स्टूडेंट के अंदर कुछ उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी। तो जब भी मैं स्टूडेंट का कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो उस ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर तो सारी की सारी स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो क्या अब ये स्टूडेंट भी मेरा एक तरह का नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया? हो गया। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं स्टूडेंट S1 is equals to न्यू स्टूडेंट। ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने एक स्टूडेंट नाम का S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है। अब मैंने स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी मैंने बनाई, क्लास बनाई, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी उसके पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए। नेम हो गया, एज हो गया, कॉलेज हो गया, रोल नंबर हो गया। जब मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ तो जब मैं उस क्लास को ऑब्जेक्ट बना रही हूँ तो उसके अंदर सारी की सारी जो स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज है वो आ जाएंगी। ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, स्टूडेंट मेरा एज अ डेटा टाइप यहाँ पे एक्ट कर रहा है। और ये S1 क्या है, S1 इज नाउ माई ऑब्जेक्ट। ये S1 जो है इसके अंदर ये स्टूडेंट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई हैं। अब आपको मैं एक चीज और बताती हूँ, जब भी आप कोई चीज पढ़ो और आपको कोई चीज पढ़ाई जाए तो आप उसमें एक एक चीज के बारे में पूछो कि ऐसे क्यों लिखा गया, एक एक शब्द का मतलब पूछो। मैं अब आपको, आप तो पूछोगे नहीं, तो आप तो चुपचाप बैठे रहते हो। मैं बताती हूँ। स्टूडेंट मैंने बता दिया, स्टूडेंट क्या है, ये मेरा क्लास है। S1 क्या है, S1 मेरा एक वेरिएबल है। और ये क्या है, ये मेरा एक रेफरेंस वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक। न्यू मेरा एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिसके बारे में अभी ही हम पढ़ेंगे। ठीक। अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे करके भी ये लिखा हुआ है। ठीक। ये क्या है, ये भी मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगी। सबसे पहले ये सब कुछ पता चल गया कि हम किसी स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और उसको ऐसे ये रियल एंटिटी में कैसे लेकर के आते हैं। अब हम, इससे पहले कि हम स्टूडेंट को कुछ वैल्यूज दे, इसको कुछ चीजें दे, इसकी डिफाइन करें, हम समझेंगे सबसे पहले इस पूरे सेंटेंस का मतलब। इस पूरे सेंटेंस में इसको छोड़ के हम सबका मतलब समझेंगे। ठीक है। न्यू समझते हैं सबसे पहले। न्यू और स्टूडेंट ब्रैकेट यही समझना है हमको। न्यू क्या होता है, हमारे पास दो तरह की मेमोरीज होती हैं। ठीक है। एक होती है स्टैक मेमोरी, एक होती है हमारी हीप मेमोरी। ठीक है। स्टैक मेमोरी कुछ इसमें होता है क्या, नहीं इसमें नहीं आता। खैर, स्टैक मेमोरी में हमारी कुछ ऐसी होती है ये। ठीक। अरे यार इसका तो पेट निकल गया। हाँ। ठीक है। हीप मेमोरी कुछ ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हुई होती है, पढ़ा तो मैंने भी ऐसा। ठीक है। अब हमारे पास दो तरह की मेमोरीज होती है, एक होती है स्टैक मेमोरी और एक होती है हीप मेमोरी। जो मेरी स्टैक मेमोरी होती है वो मेरी टेम्परेली किसी चीज को स्टोर कर रही होती है। जब मैंने फंक्शंस पढ़ाया था तो मैंने फंक्शंस के टाइम पे आपको एक चीज बताई थी, एक एक रिकर्जन का एक छोटा सा बेस वहां पे मैंने रखा था। मैंने बताया था कि जब भी हम किसी फंक्शन को, हम मेन फंक्शन लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन फंक्शन के अंदर हम किसी फंक्शन को कॉल लगाते हैं। वो जो फंक्शन, जब हम किसी फंक्शन को कॉल लगाते हैं तो वो स्टैक मेमोरी में आता है। जब उसका काम खत्म हो जाता है तो वो वहां से हट जाता है। तो स्टैक मेमोरी में चीजें आती हैं, वापस चली जाती हैं। हीप मेमोरी के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। ठीक है। तो ये जो मेरी हीप मेमोरी होती है इसके अंदर मेरे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। अब मैंने यहाँ पे S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक। मैंने S1 स्टूडेंट S1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट लिखा था।
ठीक, मैंने यहाँ पे न्यू स्टूडेंट लिखा था। अब जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी, वैसे ही एक डब्बा यहाँ हीप मेमोरी में बन गया। एक डब्बा यहाँ पे हीप मेमोरी में बन गया, जो कि जिसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, कोई स्पेसिफिक यहाँ पे एड्रेस होगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक एड्रेस पे यहाँ पे कुछ ब्लॉक ऑफ कोड, कुछ बंच ऑफ स्पेस जो है वो एलोकेट हो गया। ठीक है, एलोकेट हो गया स्टूडेंट को नहीं, अभी मेरी बात समझो। हीप मेमोरी में मैंने कुछ ब्लॉक ऑफ कोड को एलोकेट कर दिया। ठीक है, अब ये जो था S1 जो है, ये आएगा स्टैक मेमोरी के अंदर। इस S1 के पास इस डब्बे का एड्रेस होगा। तो इस S1 के पास इसका क्या होगा, एड्रेस होगा। तो जब मानो मेरे पास किसी रूम की चाबी है, तो ऐसा नहीं कि मैं उस रूम के अंदर हूँ, नहीं, वो रूम मुझे बिलोंग नहीं करता, मेरे पास उसकी चाबी है, मैं उसको रेफरेंस कर रही हूँ, तो मैं एक रेफरेंसिंग वेरिएबल हो गई। ठीक है, एक रेफरेंस वेरिएबल हो गई मेरे पास। मैं खुद में S1 एक ऑब्जेक्ट नहीं है, S1 एक रेफरेंस वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट मेरा हीप मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है, जिसको मैं एज अ रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास उसका एड्रेस है। ठीक है, मैं एक रेफरेंस वेरिएबल हूँ, मेरे पास उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, मैं उसको रेफर कर रही हूँ, पॉइंट कर रही हूँ, बस। तो मैंने क्या किया, जैसे ही स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट ऐसे मैं लिखती हूँ, वैसे ही एक बंच ऑफ स्पेस जो है, कुछ ब्लॉक ऑफ स्पेस जो है वो एलोकेट हो जाता है हीप मेमोरी के अंदर, जिसका एड्रेस जो होता है वो एक रेफरेंसिंग वेरिएबल के पास स्टोर होता है, और वो रेफरेंसिंग वेरिएबल उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब मैंने ये जो डब्बा बनाया था वो किस तरह का है, किस टाइप का है, वो है स्टूडेंट टाइप का। ठीक, तो इस स्टूडेंट में कितने पार्ट्स थे, स्टूडेंट में 4 पार्ट्स थे। एक स्टूडेंट का नाम था, एक स्टूडेंट की एज थी, एक स्टूडेंट का रोल नंबर था, और एक स्टूडेंट का कॉलेज था। ठीक है, यहाँ तक क्या न्यू कीवर्ड का मतलब समझ में आ गया? क्या न्यू कीवर्ड का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, तो जब भी मैंने ऐसा न्यू कीवर्ड लिखा, ये काम मेरा हो रहा होता है। ठीक है, अब ये जो काम होता है ये होता कब है? मैंने पहले एक दो चीजें और बताई थी आपको। दो टाइम्स होते हैं कोडिंग के भाषा में, दो तरह के समय होता है, दो तरह का टाइम होता है। एक होता है मेरा रन टाइम, और एक होता है मेरा कंपाइल टाइम। ठीक है, एक होता है मेरा रन टाइम और एक होता है मेरा कंपाइल टाइम। रन टाइम मतलब जब भी हम न्यू की और कोड मेरा पूरा रन होता है, तब रन टाइम पे ये मेमोरी एलोकेट होती है। कंपाइल टाइम क्या होता है? मानो मैंने हिंदी में कोई निबंध लिखा, जब हम छोटे हुआ करते तो हम हिंदी में निबंध लिखते थे। ठीक है, अब जो मात्रा की मिस्टेक्स होती हैं, जो शब्द के एरर्स होते हैं, वर्डिंग्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सिंटैक्टिकल एरर्स होते हैं, वो कंपाइल टाइम पे डिटेक्ट होते हैं। ठीक है, कंपाइल टाइम मतलब लाइन बाय लाइन तुम कोड को पढ़ो, उसमें जो सिंटैक्टिकल एरर है, जो चीजें नहीं होनी चाहिए, जो हमने लिख दी गलती से, उनको वो डिटेक्ट करता है। कंपाइल टाइम पे वो एरर वो थ्रो करता है। रन टाइम पे क्या होता है, रन टाइम पे यूजुअली मेमोरी के काम हो रहे होते हैं। तो ये जो काम है ये डायनेमिकली होता है। डायनेमिकली मतलब देखो, दो चीज होती है, एक होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, एक होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन तब होता है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मतलब जब वो कंपाइल टाइम पे होता है, जब भी हम मेमोरी एलोकेट करते हैं कंपाइल टाइम पे। ठीक है, memory allocation at compile time is basically static memory allocation। ठीक है, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, मेमोरी एलोकेशन एट रन टाइम, दैट इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो जब भी मैं
ये कोड लिखती हूँ मैं जब भी किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करती हूँ, और मैं ये बोलती हूँ कि न्यू कीवर्ड लिखते ही मैं ब्लॉक ऑफ कोड, ये बंच ऑफ कोड स्पेस एलोकेट हो जाता है। ये होता कब है? जब रन टाइम होता है, जब रन टाइम, जब कोड कंपाइल हो चुका होता है और जब रन हो रहा होता है, उस टाइम पे डायनेमिकली मेमोरी मेरी एलोकेट हो रही होती है। ठीक है, ये समझ में आया क्या अच्छे से? अब कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट कब होता है? जैसे मानो मैंने लिखा था इंट, कोई होता है वेरिएबल, अब इंट एक्स इज इक्वल टू 4 लिखते हैं, तो ये जो मेमोरी एलोकेशन है ये होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, मेमोरी में ये जो एक्स नाम का वेरिएबल है ये एलोकेट हो रहा है, बन रहा है इसके लिए भी स्पेस, बट ये स्टैटिक यानी कंपाइल टाइम पे होता है। बट जब मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, ठीक है, तो वो हमेशा मेरी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ समझ में आया क्या? हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? सबसे पहले हमने पढ़ा कि हम कोड क्यों करते हैं। कोड हम करते हैं ताकि हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उसे अपनी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में मिमिक करना भी जानना पड़ेगा। अब प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में मिमिक करना हम जब हम सीखते हैं उसको, तो हमें ये पता चलता है कि एक इंसान, मतलब हम किसी स्टूडेंट को मिमिक करते हैं, तो एक स्टूडेंट जो है वो किसी उसके रियल वर्ल्ड में उसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। एक फादर की प्रॉपर्टी, उसकी एक ब्रदर की प्रॉपर्टी, सन की प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। बट हमें वही प्रॉपर्टीज उठानी है जो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैच करती हो, जो हमारे लिए सूटेबल है। ठीक है, अब किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जब भी हम इसी किसी भी चीज की बात करते हैं, जब हम उसे प्रोग्रामिंग में उसको मिमिक करते हैं, तो वो एक तरह का ऑब्जेक्ट बन जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, उसकी कुछ इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज होती है। इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज क्या हो सकती होती है? इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसे बिलोंग करती हैं, जो उसके साथ जन्म से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट की बात अगर हम करते हैं, तो स्टूडेंट का नाम, एज, कॉलेज, ये सब कुछ होगा, रोल नंबर, ये सब कुछ होगा। ठीक है, अब उसके आगे हमने और क्या बात करी? हमने बात करी कि हम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में इसको हम अगर प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में लाना चाहते हैं इन स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज को, तो हम क्या करते हैं? एक डब्बा इमेजिन कर सकते हैं। इस डब्बे को जब हम कोड लिखते हैं, तो हम करली ब्रेसेस के अंदर जो भी हम लिखते हैं उसको हम एक ब्लॉक ऑफ कोड करते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो करली ब्रेसेस क्या डिफाइन करती है? एक ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन करती है। ठीक, इसके बाद हमने एक चीज समझी कि जो डेटा टाइप्स होते हैं, हमारे डेटा टाइप दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के बारे में हम सबको पता है। नॉन प्रिमिटिव यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, जो कि हमारे एक तरह के ऑब्जेक्ट भी होते हैं, क्लास होते हैं, जिनमें ऑब्जेक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। ठीक है, स्टूडेंट को, स्टूडेंट नाम की जो क्लास है, वो एक फिजिकल एंटिटी नहीं होती है, वो एक तरह का कॉन्सेप्ट होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। अब यहाँ पे जब तुम उप्स पढ़ते होगे, जब तुमने पढ़ा होगा, तो तुम्हें एक चीज बताई गई होगी कि ऑब्जेक्ट वर्सेस क्लासेस, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज अ क्लास। ऑब्जेक्ट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास। ठीक है, एक ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास, मतलब एक तरह का नक्शा है, एक तरह का कह लो, एक अनुमान है, एक तरह की इमेज है क्लास की। क्लास क्या है? क्लास इज एन एंटिटी, इट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। ठीक है, क्लास इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। हमने देखा ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, फिर हमने क्लास कैसे बनाई। क्लास बनाने के लिए हम कैसे लिखते हैं? स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट ब्रैकेट सेमीकोलन। अब इसमें न्यू क्या होता है? न्यू एक तरह का स्पेशल कीवर्ड है, जो कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हम न्यू देखते हैं, अब तुम कहीं पे भी न्यू देखो, तुम जब एरे डिफाइन करते हो तो तुम कैसे करते हो? इंट, ऐसे करते हो, ब्रैकेट बनाते हो, एरे इज इक्वल टू न्यू इंट, यहाँ पे मानो 5 है एरे का साइज। तो तुमने जब तुम इसे रन करोगे, ये जब तुमने लिखा, ठीक है, ये जब तुमने लिखा, तो ये क्या है? जब ये कोड चलेगा, तो न्यू के टाइम पे ये न्यू क्या बताता है? जैसे ही ये न्यू के पास आएगा, इसको पता चलेगा अच्छा, मुझे स्टैक मेमोरी में नहीं, मुझे हीप मेमोरी के अंदर एक बंच ऑफ स्पेस। एरे क्या होता है? एरे आपका ऐसा कुछ होता है, जब हम पढ़ेंगे एरे तो और अच्छे से समझाऊंगी, बस ऐसे। तो ये क्या होता है? लाइन बाय लाइन ये क्या कर रहा है? डेटा को कलेक्ट, स्टोर कर लेता है। ठीक है, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन हो रही होती है। तो जैसे ही न्यू कीवर्ड हम यूज करते हैं, मेमोरी के अंदर एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी जो होती है, स्पेस जो होती है, वो एलोकेट हो जाती है। ये एरे क्या है? ARR क्या है? ARR इज नथिंग माय रेफरेंस वेरिएबल।
तो मुझे ये चीज पता चली। मैंने आगे क्या पढ़ा था, मैंने ये पढ़ा कि दो तरह की मेमोरीज होती है, एक स्टैक मेमोरी होती है, एक मेरी हीप मेमोरी होती है। स्टैक मेमोरी के अंदर मेरे रेफरेंस वेरिएबल स्टोर होते हैं और हीप मेमोरी के अंदर मेरी ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं जिनका कुछ सर्टेन एड्रेस होता है। ये जो रेफरेंस वेरिएबल होते हैं जो स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं उनके पास उनका एड्रेस होता है और वो उसको रेफरेंस करते हैं। बस। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, जब रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट हो रहा हो, और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कब होता है, जब आपके कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट हो रहा होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या सबको अच्छे से? टाइम क्या हो रहा है? आ गया? ठीक है। अब हमने ये सब देख लिया कि हमने ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करा, हमने क्लास कैसे डिफाइन करा, न्यू कीवर्ड के बारे में देख लिया। अब हम उस ऑब्जेक्ट को वैल्यूज कैसे देंगे। तो हमने क्या किया था, हमने एक क्लास बनाई थी स्टूडेंट नाम की, जो कि एक ब्लूप्रिंट है, एक तरह का कॉन्सेप्ट है, जहां पे हमने क्या किया था, स्ट्रिंग नेम, ठीक, इंट एज, स्ट्रिंग कॉलेज, इंट रोल नंबर, ये था मेरा क्लास। जब मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट s1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट ब्रैकेट। अब देखो मैंने इन सब का मतलब बता दिया, बस मुझे अभी तुम्हें इसका मतलब बताना बाकी रह गया, ये क्यों लिख रखा है मैंने। अब ये मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगी क्योंकि ये अलग कॉन्सेप्ट, एक अलग चीज है। ठीक है, बस अभी आप ऐसे समझो। ठीक। अब मैंने एक ब्लॉक ऑफ कोड, मैंने क्या किया, जब मैंने ऐसा लिखा तो मेमोरी में क्या हुआ, एक स्टैक मेमोरी है जिसमें S1 आ गया और एक हीप मेमोरी है जिसके अंदर ये ब्लॉक आ गया। इसका कुछ एड्रेस है, मानो A#A, ठीक, ये इसको पॉइंट कर रहा है। अब इसके अंदर हमें पता है कि 4 डब्बे बने हुए हैं, अभी इनके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आई। ये मानो नेम है, ये एज है, ये रोल नंबर है और ये कॉलेज है। ठीक है, मैं अब इसको धीरे धीरे वैल्यूज देना स्टार्ट करूंगी। ठीक, तो मैं क्या करूंगी, मैंने सिंपल वैल्यूज देना, कोई बड़ी बात नहीं है। वैल्यूज देने के लिए हम क्या करेंगे, s1 डॉट नेम इज इक्वल्स टू, मानो दीपांशी, ठीक है, s1 डॉट एज इज इक्वल्स टू 19, s1 डॉट रोल नंबर इज इक्वल्स टू मान लो 23, और s1 डॉट कॉलेज मान लो GLA। ठीक है, मैंने ये लिखा। अब ये लिखने पे क्या होगा, मैंने क्या बोला था, जब भी मैं कुछ चीज समझाऊं तो उसके एक एक चीज को समझो। S1 मतलब S1 के पास जाओ, जैसे ही मैंने ये डॉट ऑपरेटर लगाया, यहाँ पे आता है हमारा ये डॉट, डॉट ऑपरेटर। अब इस डॉट ऑपरेटर का काम क्या है, ये डॉट ऑपरेटर जा करके इसके अंदर घुस जाएगा। जैसे मैंने S1 डॉट बोला, डॉट आकर के यहाँ पे आके खड़ा हो गया। अब तुम कहती हो नेम, तो वो नेम के पास जाता है और नेम के पास जाकर के यहाँ पे दीपांशी स्टोर कर देता है। फिर तुमने क्या, S1 डॉट डॉट यहाँ आके बैठ गया। तुमने कहा एज, तो एज में वो जाकर के 19 स्टोर कर देता है। तुमने S1 डॉट रोल नंबर, तो S1 डॉट डॉट यहाँ के बैठ गया, रोल नंबर तुमने 23 बोला। फिर तुमने S1 डॉट कॉलेज बोला, तो S1 फिर डॉट यहाँ आके बैठ गया, कॉलेज के अंदर घुस करके इसने यहाँ पे GLA लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही ख्याति का भी, कि ख्याति का अगर हम सेम करेंगे, ख्याति लिखेंगे यहाँ पे S2। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक नया स्टूडेंट बना लेंगे, स्टूडेंट क्लास का। तो पहले हमने प्रॉब्लम क्या फेस करनी थी, पहली कि हमें हर एक स्टूडेंट के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्रिएट करना पड़ रहा था, जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है। इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, इट इज द वर्स्ट प्रैक्टिस। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, एक बहुत मेजर प्रॉब्लम, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम कि इसके ऊपर किसी की अथॉरिटी नहीं थी। अब इसके ऊपर अथॉरिटी है, अगर ये मैं किसी को दूंगी ना तो वो समझ जाएगा। अगर मैंने किसी को ये बंच ऑफ कोड ला करके दे दिया
तो वो समझ जाएगा कि S1 नाम का एक स्टूडेंट बनाया गया है, इस S1 का कुछ नाम है, इस S1 का कुछ एज है, इस S1 का कुछ रोल नंबर है, इस S1 का कुछ कॉलेज। ठीक है, यहाँ से ये जो मेरी प्रॉब्लम्स थी ये पूरी तरीके से सॉल्व हो गई। अब अगर मुझे इन्हीं को प्रिंट करवाना होगा तो वहां पे मैंने क्या किया था, फंक्शन बनाया था, उस फंक्शन में 4 पैरामीटर्स दिए थे। अब किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए मुझे चारों के चारों पैरामीटर्स को देने पड़ेंगे। यहाँ पे मुझे वो काम नहीं करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंटली मैं क्या कर सकती हूँ, एस आउट कर सकती हूँ S1 डॉट नेम। ठीक है, तो अगर मैं S1 कर रही हूँ और डॉट नेम कर रही हूँ तो S1 डॉट आकर के ऊपर बैठ जा रहा है, वो कहता है अच्छा नेम प्रिंट करवाना है, उठाओ चलो प्रिंट करवा दो। ठीक है, बस आज के लिए हम इतना ही समझेंगे। एक तो नेमिंग कन्वेंशन बताना था, वो तो मैंने पहले ही बता दिया है। और देखो कुछ है क्या। अब आता है एक चीज, एक दो चीज और है कि किसी भी क्लास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, हम सिर्फ वेरिएबल्स नहीं डिफाइन करते, हम क्लासेस के अंदर फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे नेमिंग कन्वेंशन तो खैर क्या ही बताऊं, बाद में कभी बता दूंगी, इतना कुछ है नहीं उसमें। इंपॉर्टेंट टॉपिक बता, एक इम्पॉर्टेंट चीज बता देती हूँ। जैसे मान लो एक एनिमल, ठीक है, एक एक एनिमल है, ठीक है। अब इसकी एनिमल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, इसके पैर होंगे, ठीक है, इसके लेग होंगे, इसके हाथ तो होते नहीं है, जानवरों के पैर ही होते हैं, फिर इसका माउथ होगा, ठीक, इसकी पूंछ होगी, कुछ के होते हैं कुछ के तो नहीं होते, पर खैर नहीं, चलो पूछ नहीं लेते हैं। हाँ, लेग होगा, माउथ होगा और टंग होगा, अजीब टीथ भी होते हैं, अलग अलग तरह के दांत होते हैं जानवरों के, ठीक। अब इसकी एक एनिमल की और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, एनिमल क्या करता है, एनिमल का साउंड कैसा है, तो किस तरह का आवाज वो निकालता है, एक तरह का प्रॉपर्टी है। वो भागता है, फास्ट वो रन करता है, तो वो उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। और उसका कुछ बिहेवियर है, ठीक है, साउंड उसका एक तरह का बिहेवियर है, भागना उसका एक बिहेवियर है, उसके बाद उसका खाना एक तरह का उसका बिहेवियर है, ठीक। तो ये क्या है, ये लेग माउथ, टच नहीं, टंग होता है, हटाओ, लेग माउथ टीथ, ये क्या है, इस एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, इस एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और ये क्या है, वो एनिमल आवाज निकालता है, कौन सा आवाज निकालता है, वो कैसे भागता है, और वो किस तरह का खाना खाता है, वो क्या, इसकी कुछ बिहेवियर है, वो कैसे बिहेव करता है इन सारी चीजों में। तो हम किसी भी क्लास को डिफाइन करते समय उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी लेते हैं, उसके बिहेवियर्स भी लेते हैं। बिहेवियर्स को हम यूजुअली फंक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब ये जो फंक्शंस होती हैं इन्हें भी हम नॉर्मली क्लास में जैसा डिफाइन करते हैं वैसे ही हम डिफाइन करते हैं। अब इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि इससे हम फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर फंक्शंस के बाद कुछ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे और चीजें आ जाती हैं, जैसे तुम्हारा कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। तो ये सब हम तब पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड वगैरह, कंस्ट्रक्टर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे कल, ठीक। और आगे जाके हम दिस कीवर्ड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। फिर हम 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स हो गए, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, और क्या होता है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, और एक और भूल रही हूँ, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, और छोड़ो हटाओ, आएगा याद, अभी कभी कभी एकदम दिमाग से घूम घूम जाता है, ठीक। आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ा है। अब ये जो फंक्शंस वाली बात है ना, हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। कल भी क्लास 3 से 5 ही होगी। अब कल एकदम टाइम पे रहना है, मैं थोड़ा आज सोती रह गई थी, बट एकदम टाइम पे रहना है, ठीक है। 2 घंटे की क्लास होगी आज, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताई हैं, बट आज जो मैंने स्टार्टिंग में बताई है उनको जरूर जरूर ध्यान रखना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक। हमें बहुत जल्दी जल्दी भी चलना है, मैंने 2 घंटे की क्लास क्यों रखी, क्योंकि मैं ढेर सारा पढ़ाऊंगी एक दिन में,
अच्छे से हर एक चीज का। अगर तुम्हें इन सबका नोट्स चाहिए, ठीक है, आज की क्लास के जो नोट्स है वो मैं तुम्हें भेज दूंगी। ठीक है, आज की क्लास के जो नोट्स होंगे वो मैं तुम्हें ग्रुप पे ही भेज दूंगी, या मैं उस नोशन के लिंक में डाल दूंगी। तो मैं क्लास वाइज जो नोट्स होंगे वो भी आपको देते रहूंगी, ताकि आपको याद रहे, आप उसके नोट्स भी बनाते रहो। ठीक है, जो मेरे नोट्स हैं मैं वही आपको दे दूंगी। ठीक है, कोई डाउट वगैरह कुछ भी हो, समझ में आया क्या, कैसा लगा क्लास में? हाँ, इनकैप्सुलेशन। अच्छा, तुम 18 साल की हो, कोई नहीं। एमए का क्या बताते थे? मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन, हाँ हाँ हाँ, मेमोरी एलोकेशन पढ़ाते टाइम मैं वो देखी नहीं। क्लास वेरिएबल कीवर्ड ऑब्जेक्ट, हीप, सर्कल एंड बॉक्स है। ये क्या लिखा? सर्कल एंड बॉक्स मतलब वो थोड़ा उसी टाइम पे जब मैं पढ़ा रही होती हूँ ना, उसी टाइम पे। फर्स्ट स्टैक एंड हीप। स्टैक बेसिकली कुछ ऐसा दिखता है, ठीक, रेक्टेंगल। और हीप कुछ भी आड़ा टेढ़ा बना दो, कोई टेंशन नहीं है उसका। ठीक है, कोई डाउट वगैरह कुछ भी, क्या समझ में आया सब कुछ? हाँ 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 हाँ, सही है सही है। समझ में आया सब कुछ, एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुआ सब कुछ। ठीक है, अब वापस आते हैं यहाँ पे। स्टॉप प्रेजेंटिंग। बस इतना ही आज की क्लास में। पढ़ा क्या क्या हमने? कुछ नहीं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के साथ क्लासेस क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स जरूरी क्यों होते हैं, उप्स पहली बात जरूरी क्यों होती है, उप्स की इंपॉर्टेंस समझी हमने। फिर उप्स बेसिकली पूरी तरीके से अलग तरीका है लिखने का कोड को। फिर उसके बाद हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, तो हमें उसे मिमिक करना होगा। मिमिक करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं किसी की मिमिक करने को, बट हमें वही करना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो हमसे बिलोंग करती है, किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग कर रही होती है, प्रॉपर्टी जो पैदाइशी उसके पास होती है। ठीक है। अब उसके बाद और क्या पढ़ा था हमने? हमने ये पढ़ा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं वो हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। ये हम इनमें हम क्लास ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। न्यू कीवर्ड के बारे में हमने पढ़ा था। न्यू कीवर्ड बेसिकली क्या करता है, जैसे ही हम न्यू कीवर्ड लिखते हैं, न्यू कीवर्ड बेसिकली डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज किया जाता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मतलब जब भी रन टाइम पर मेरा मेमोरी एलोकेट हो रहा होगा हीप मेमोरी में, तो उसको मैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहती हूँ। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, जब कंपाइल टाइम पे मेरा मेमोरी एलोकेट हो रहा होगा किसी भी वेरिएबल को, किसी भी चीज को। ठीक है, ये हो गया मेरा न्यू कीवर्ड का कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट्स, जब भी हम किसी क्लास को डिफाइन करते हैं, कभी हम किसी ब्लॉक ऑफ कोड की बात करते हैं, तो हम करली ब्रेसेस की बात करते हैं। करली ब्रेसेस के अंदर जो भी कुछ लिखा है वो कुछ ब्लॉक ऑफ कोड है। जब भी हम किसी क्लास को बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट जो होती है वो मेरी एक नॉन फिजिकल होती है, एक तरह का कॉन्सेप्ट है, एक तरह का ब्लूप्रिंट है। मेरा ऑब्जेक्ट जो क्लास, सॉरी, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटी है। ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं तो उसमें हम डॉट ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट को जब हम वैल्यू देते हैं तो हम क्या करते हैं? डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। डॉट ऑपरेटर क्या करते हैं? एक तरह से जाकर के वहीं पे बैठ जाता है, हीप मेमोरी के अंदर जाके घुस के बैठ जाएगा उसके ऊपर। तुम्हें जो चीज चाहिए होगी वो ला ला के तुमको देगा। ठीक है, बस इतना ही। अब और एंड में हमने क्या पढ़ा कि एनिमल की क्लास की बात कर लो तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है, उसके कुछ बिहेवियर भी होते हैं। जैसे वो स्टूडेंट की बात कर लो तो नेम, एज, कॉलेज, सब उसकी क्या होगी? ये उसकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो ऐसा मतलब characteristics है। उसके बिहेवियर क्या है? बिहेवियर क्या होगा कि स्टूडेंट क्लास अटेंड करता है, एक स्टूडेंट अटेंडेंस मार्क करता है, ठीक है, और स्टूडेंट एग्जाम को लिखता है। तो ये उसका क्या है? वो उसका बिहेवियर है, स्टूडेंट का बिहेवियर है। स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो ये क्या हो गया? उसका बिहेवियर है। तो बिहेवियर को हम फंक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। फंक्शंस को कैसे हम क्या क्या, ये पूरा कंसेप्ट जो फंक्शंस का होगा वो हम कल पढ़ेंगे अच्छे से, इन डेप्थ, पूरी तरीके से। ठीक है, हो गया। पानी पी लो, पानी। थैंक यू। खुद के लिए तुम लोग को खुद को शाबाशी दो भाई। तो गर्मी इतनी ज्यादा गर्मी है।
हद गर्मी है, हद गर्मी है। ठीक है, चलो फिर अब खत्म करते हैं। कल 5 बजे तक होगी क्लास, 2 कह रही हूँ, 3 बजे से 5 बजे तक एकदम तैयार रहना। मैं इसके नोट्स भेज दूंगी या अपलोड कर दूंगी उस पे, नोशन पे। तुम्हें अपने आप को अपडेट रखना है, नोट्स भी पढ़ते रहना है, लिखते रहना है और रिवाइज जरूर करना है। मैंने कोई चीज अगर पढ़ाई है तो एक्टिव रिकॉल करके कॉन्सेप्ट होता है, एक्टिव रिकॉल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कोई चीज पढ़ाई है तो वापस उस चीज को पढ़ने के बजाय तुम एक बार बैठ के सोचो कि क्या क्या पढ़ाई थी, किस किस सीक्वेंस में पढ़ाई थी, और फिर नोट्स को रेफर करो। ठीक है, इससे क्या होता है, तुम्हें चीजें अच्छे से याद रहती हैं, अच्छे से तुम समझ पाते हो। ठीक, बंद, बहुत हो गया। ठीक है, चलो फिर, हैव अ गुड डे। अच्छे से दिन काटो, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो। गिटहब पे फॉलो थोड़ी ना किया जाता है, अच्छा हाँ, ठीक है। तो अपने गिटहब लिंक भेज देना, मैं देख लूंगी एक बार। ठीक है, मुझे अपने गिटहब का वो भेज देना, मैं कर लूंगी। ओके। लिंक्डइन पे, तुम लोग लिंक्डइन पे एक्टिव हो, लिंक्डइन पे पोस्ट करते रहो। हाँ, थैंक यू ख्याति, लिंक्डइन पे पोस्ट करते रहो, लिंक्डइन पे कनेक्शंस बढ़ाओ अपने। कनेक्शंस में बहुत दम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कनेक्शंस। ठीक है, हाँ, ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू, कल मिलते हैं अच्छे से। ठीक है, नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।